अस्सलामुअलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले बताइए कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा। मैंने अपनी हिकमत अमली से ये बात मुस्तनद की थी कि नीलिमा को अपने पोते से मिलने के लिए 150 साल बूढ़ी औरत के जिस्म में आना होगा, लेकिन महाराज तजब्जुब में था कि मैंने तिलक राम भाटिया का ब्रेन वॉश किया है। तब मैंने कहा, मुझसे गलत बातें ना करो, मैंने उसका ब्रेन वॉश नहीं किया है। ईरान के एक बहुत बड़े आमिल ने उसे ताबेदार बनाया है, वो टी आर भाटिया। अब अपने आमिल के हुक्म के मुताबिक काम करता है। उसने तमाम बड़े ममालिक और खसूसन अमरीका की अहम दस्तावेज़ात चुराई हैं। वो टी आर भाटिया भी हातम ताई बन रहा है। यही तासुर दे रहा है कि वो नेकियां करके दरिया में डाल रहा है, लेकिन अमरीका आइंदा कभी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा और दूसरे ममालिक अमरीका का साथ देंगे तो फिर उन तमाम बड़े ममालिक की कमजोरियों से खेलने के लिए वो अहम दस्तावेज़ात काम आएंगी। ईरान वाले आपके ताउन से बड़ी ज़बरदस्त चाल चल रहे हैं। जो तिलक राम भाटिया अमरीकी एजेंट बनकर ईरान गया था, वही भाटिया अब अमरीका के खिलाफ बहुत बड़ा मोहरा बन गया है। और उसकी दादी अम्मा भी ईरान और अमरीका को भूलकर अपने लिए कोई पनाहगाह ढूंढती फिर रही है। मैं ईरान से चला आया हूँ। मेरा ईरान और अमरीका और दादी और पोते से कोई ताल्लुक नहीं। तुम जो मालूम करना चाहते हो वो मालूमात मैंने फ्राहम कर दी, लिहाजा अब जाओ। प्लीज़ इतनी बेरुखी इख्तियार न करें, आप बड़े ज्ञानी हैं। दोस्तों और दुश्मनों के मामलात को बहुत दूर तक समझते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि किन दो औरतों ने मेरे दो भाइयों को कत्ल किया है। सॉरी, मैं इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी मालूमात का हर सफ़ा तुम नहीं पढ़ सकोगे। अपने भाइयों की कातिल औरतों को खुद तलाश करो। इतना ज़रूर कहूँगा कि उन कातिल औरतों का ताल्लुक ना मेरी फैमिली से है और ना बाबा साहब के दारे से है। जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो मेरी सच्चाई को तस्लीम कर लोगे। प्लीज़ अब जाओ। मैंने सांस रोक ली। महाराज और गुरुदेव दिमागी तौर पर अपनी अपनी जगह हाजिर हो गए। गुरुदेव ने कहा, भाई महाराज, अगर आप फरहाद से रब्ता ना करते तो इतनी बातें हमें मालूम ना होती। महाराज ने कहा, वो टी आर भाटिया ईरान और अमरीका के सियासी मामलात में मुलविस है, इसीलिए हमारी तमाम दस्तावेजात चुराई हैं। इसके बाद उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमें असल बात मालूम ना हो सकी। वो हमारे भाइयों की कातिल औरतें कौन सी हैं? हमारे सामने अंधेरा है, वो औरतें नजर नहीं आ रही। हमारे सामने एक ही रास्ता है, हम नीलमा की आत्मा शक्ति से उन औरतों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह पता नहीं कहाँ भागती फिर रही हैं और कितने मामलात में उलझी हुई हैं। महाराज ने फिर नीलमा से दिमागी राब्ता किया। वो नागवारी से बोली, फिर क्यों आयो? अभी कोई बात नहीं करूंगी। क्या अपने पोते स्वामी तिलक राम भाटिया के मुतालिक भी बात नहीं करोगी? मैं क्या बात करूं? मुझे 40 रातों की तपस्या का मौका नहीं मिल रहा है। तुम्हें तपस्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हारे पोते को जिंदा सलामत तुम्हारे सामने पेश कर सकते हैं। क्या? वह चौंक कर बोली, तुम मेरे मुर्दा पोते को जिंदा कैसे पेश कर सकते हो? ये राज हम जानते हैं। हम तुम्हारे जिंदा पोते की निशानदेही करेंगे और तुम उसे पाकर यकीन करोगी कि उसे ईरान में कत्ल नहीं किया गया, ना ही वह स्वर्ग में जाकर वापस आया है। वो इसी दुनिया में था और अब भी इसी दुनिया में है। उसकी चिता मेरी आंखों के सामने जलती रही थी। क्या यह फरेब था? सरासर फरेब था। एक मुर्दे को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तिलक राम भाटिया बनाकर उसकी लाश तुम्हारे पास भेजी गई। ईरान का एक बहुत बड़ा अमिल तुम्हारे पोते का ब्रेन वॉश करके उसे अपना ताबेदार बनाकर अमेरिका और दूसरे ममालिक के खिलाफ एक बड़ा गेम खेल रहा है। वो तड़प कर बोली, मेरा पोता कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ। इतनी जल्दी क्या है, ज़रा तहम्मुल से सौदेबाजी करो। थोड़ी देर पहले तुम हमसे बात करना गवारा नहीं कर रही थी। मेरी मजबूरियों को समझो। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी दुश्मन फहमी है। मैं उसे जेर करने का एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा बना रही हूँ। इसके लिए किसी की भी मुदाखलत नागवार गुजरती है। तुम मेरी बात का बुरा ना मानो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। क्या वो शख्स जो खुद को टी आर भाटिया कह रहा था वही मेरा पोता है? वो है या उसके पीछे कोई और है? ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ। तुम मेरा सिर्फ एक काम कर दो। बोलो, क्या चाहते हो? मेरे दो भाइयों को दो मुख्तलिफ औरतों ने हलाक किया है। मैं उनका नाम और पता जानना चाहता हूँ। मैं ज़रूर उन्हें तलाश करके तुम्हारे सामने पहुंचा दूंगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। मैं अपने पोते की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारा काम ज़रूर करूंगी। मैं अपने पोते की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो, मेरे पोते की बात करो। महाराज ने कहा, तुम्हें धोखा दिया गया है। मैंने अभी सच कहा कि उसका ब्रेन वॉश करके उसे गुलाम बना लिया गया है। जो खुद को टी आर भाटिया कहता है वही तुम्हारा पोता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नक्श है कि वो मरने के बाद स्वर्ग से वापस दुनिया में आया है। उसे दादी माँ याद रहेगी, लेकिन वो उस वक्त तक तुम्हें दादी माँ तस्लीम नहीं करेगा जब तक 150 साल बूढ़ी औरत के जिस्म में समाकर उसके सामने नहीं होगी। तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हुई? मेरे अपने जराए हैं। तुम या कोई भी टेलीपैथी जानने वाला अपने खुफिया जराए किसी को नहीं बताता। तुम किसी टी आर भाटिया तक पहुंचकर उसकी बूढ़ी दादी माँ बनकर मिलोगी तो ब्रेन वॉश किए जाने के बावजूद वो तुम्हें दादी माँ तस्लीम कर लेगा। फिर तुम अपनी आत्मा शक्ति से और उसे रानी आमिर के तनवीम अमल का तोड़ करके उसकी मुकम्मल याददाश्त वापस ला सकती हो। मैं अभी तुम्हारी बातों पर गौर करूंगी। तुम ज़रूर अपना इत्मीनान कर लो, लेकिन तुमने अपने पोते की कसम खाई है। तुम जल्द से जल्द मेरी बातों की तस्दीक करके मेरे भाइयों की कातिल औरतों तक मुझे पहुंचाओगी। इत्मीनान रखो, मैं अपनी कसम पूरी करूंगी। उसने सांस रोक ली। मैं जैसी हेरा फेरी कर रहा था, इसके नतीजे में नीलमा अपने पोते के लिए किस कदर बेचैन हो जाएगी और उसे किस तरह तलाश करेगी, इसका अंदाज़ा मुझे था। मैंने पारस को ये बातें बताईं
और उसे कहा कि वह रानी आमिल का रोल अदा करने के लिए तैयार रहे। मैं नीलिमा को उसके पास भेजने वाला हूँ। नीलिमा से पारस ही नहीं मर सकता था, क्योंकि वह एक गैर मामूली और अजीब दिमाग का हामिल था। कोई उसकी मर्जी के बगैर उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता था। थोड़ी देर बाद यही हुआ। नीलिमा ने महाराज से जो कुछ सुना उसकी तस्दीक के लिए टीआर भाटिया के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर मेरे पास आई। फिर बोली, तिलक राम, मैं नीलिमा हूँ। मैंने कहा, मुझे तिलक राम नहीं टीआर कहा करो, या सिर्फ भाटिया भी कह सकती हो। तुम जो कहोगे वही कहूंगी, लेकिन हकीकत में तुम मेरे पोते समामी तिलक राम भाटिया हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि अपनी बूढ़ी दादी माँ का पोता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम कोई जवान औरत हो। जब मुझे पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई टीआर भाटिया हो और तुम्हें कत्ल नहीं किया गया था बल्कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है, तो मैं तुम्हारी खातिर किसी 150 साल बूढ़ी के जिस्म में समा कर तुम्हें गले लगाने आऊंगी। ये तुमसे किसने कह दिया कि मेरा ब्रेन वॉश किया गया है? मैं तो मर गया था, स्वर्ग से वापस आया हूँ। जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है वो कभी खुद समझ नहीं सकता कि पहले वो क्या था और अब क्या है। तुम इतना बता दो, क्या किसी ईरानी शख्स से तुम्हारी शनाख्त है? हाँ, मेरा एक ईरानी मोहसिन है। जब मैं स्वर्ग से वापस आया और मेरी आंख खुली तो मैं उसी के घर में था। समझने की कोशिश करो, उसने तुम पर तनवीमी अमल किया है, इसलिए आंख खुलने पर तुमने खुद को उसके घर में पाया था। मेरा मोहसिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। वो इतना अच्छा है कि मैं उसकी हर बात पर अमल करता हूँ। वो मेरे बुरे वक्त में काम आता है। तुम हिंदुस्तान में और वो ईरान में है। क्या तुम दोनों के दरमियान दिमागी राब्ता रहता है? क्या तुम उसके दिमाग में जा सकते हो? बेशक जा सकता हूँ। क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? हाँ, हो सके तो अभी मिलाओ। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर पारस के दिमाग में पहुंचकर बोला, मेरे मोहसिन आज़म, मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। पारस ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा, मन दानम के शमा तनहा नीस्त, एक बकरियुन निसा दर आमद कुंद। नहीं मोहसिन आज़म, मेरे साथ बकरी नहीं आई है, एक खातून है। खुद को नीलमा और मेरी दादी माँ कहती है। मनपुर शबाब दादी हरगिज ना दीदम, शमा दादी एक सदियों निसफ सदी बूढ़ी अस्त। जी हाँ, जवान औरत दादी नहीं हो सकती, लेकिन ये कहती हैं कि मेरी खातिर 150 साल बूढ़ी बन सकती हैं। ये फ़ारसी ज़ुबान नहीं जानती। प्लीज़ आप हिंदी में या अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करें। पारस ने कहा, आई नो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, बट वाई नीलमा यहाँ आई? नीलमा ने कहा, मैं आपके पास अपने पोते की भीख मांगने आई हूँ। ओ नो, शी इज़ ए भिकारन, शी वांट्स यू इन भीख। देर आर सो मैनी भिकारी इन इंडिया। आई विल नेवर गिव यू टू ए भिकारन। गो अवे विद हर एंड कम विद योर 1.5 सेंचुरी बूढ़ी दादी अम्मा। ये कहकर पारस ने सांस रोक ली। मैं नीलमा के साथ अपनी जगह हाजिर हो गया। नीलमा ने नागवारी से पूछा, ये किस किस्म का आमिल है? कुछ अजीब व गरीब और खपती सा है, लेकिन ईरान के बड़े बड़े आमिल इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अगर तुम चाहती तो इसके चोर ख्यालात भी पढ़ सकती थी। मैं इसकी हकीकत मालूम करने के लिए चुपचाप चोर ख्यालात भी पढ़ती जा रही थी। मैं फ़ारसी नहीं जानती और वो आधी अंग्रेज़ी और आधी हिंदी बोल रहा था। फिर भी मालूम किया है कि वो बहुत बड़ा आमिल है, बड़ा बाकमाल है। उसने तुम्हारी मौजूदगी में मुझे भी अपने अंदर महसूस कर लिया था। इस खपती ने मुझे भी बाकमाल बना दिया है। कोई दुश्मन मेरे करीब आ जाए तो इसे खबर हो जाती है। वह मुझे फ़ौरन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नादीदा बना देता है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें बात मेरे मोहसिन से कहना चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझसे मुलाकात करने की बात नहीं की। मुझे उससे मांगने लगी। वो नाराज़ हो गया है। वो यही समझेगा कि तुम मुझे उससे दूर करना चाहती हो, इसलिए वो मुझे तुमसे मिलने की इजाज़त भी नहीं देगा। तुम हिंदुस्तान के किस शहर में हो? मैं रहता हूँ यहाँ 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 रहता हूँ यहाँ 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 क्या कर रहे हो? शहर का नाम बताओ। वही तो बताना चाहता हूँ, मगर पता नहीं ये मेरी ज़ुबान को क्या हो गया है। शहर का नाम मालूम है, मगर नाम ज़ुबान पर नहीं आ रहा है। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारा वो आमिल तुम्हें नाम बताने से रोक रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे और उस आमिल से फिर कभी बात करूंगी। फिर वो मेरे दिमाग से निकलकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। सोचने लगी, महाराज ने दुरुस्त इत्तला दी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पोते को कत्ल नहीं किया गया था, सिर्फ उसका ब्रेन वॉश किया गया है। कोई बात नहीं, मैं उसकी याददाश्त वापस लाऊंगी, फिर हमेशा अपने पोते के साथ रहूंगी। अब उसके लिए एक ही मसला रह गया था कि वो अपने पोते को कहाँ तलाश करे। वो टीआर भाटिया कहलाने वाला हिंदुस्तान के किस शहर में है? उसने महाराज से रब्ता करके कहा, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त साबित हुई हैं। मेरे पोते को कत्ल नहीं किया गया था। वो टीआर भाटिया के नए चेहरे और नए लबो लहजे के साथ जिंदा है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे 40 रातों तक तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुमसे हमेशा दोस्ती रखना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें मेरे सच पर यकीन आ गया है। अब मैं तुम्हारा काम करूंगी और ये चाहूंगी कि हम इसी तरह एक दूसरे के काम आते रहें। अभी मेरा सबसे ज़रूरी काम यह है कि हम सब मिलकर टीआर भाटिया को तलाश करें। महाराज ने कहा, तुम्हारे पोते को ज़रूर तलाश करेंगे, लेकिन तुम वादे के मुताबिक उन 2 कातिल औरतों का सुराग लगाओ। मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। अभी उनका हुलिया या कोई निशानी वगैरह बताओ। तुम्हारा पहला छोटा भाई हवेली के तहखाने में मारा गया। उस रोज़ हवेली में मर्दों के अलावा कितनी औरतें थीं? वहाँ सिर्फ एक औरत थी। पोरस ने उसकी हिफाजत की थी। पोरस ने नताशा को बहन बनाया है। वो औरत नताशा होगी। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि फहमी ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया होगा?
फरहाद से मेरी बात हो चुकी है। वो पूरी सच्चाई से कहता है कि उसकी फैमिली की किसी औरत या बाबा साहब के इदारे की किसी भी औरत ने मेरे किसी भाई को कत्ल नहीं किया है। फरहाद और बाबा साहब का इदारा ऐसा महफूज और मुस्तहकम है कि वो डंके की चोट पर अपने मुखालफों को मौत की घाट उतारते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर फरहाद से ताल्लुक़ रखने वाली कोई औरत ये कत्ल करती तो फरहाद चैलेंज के अंदाज में कत्ल का इतराफ़ कर लेता। नीलमा ने कहा, फिर तो हवेली में सिर्फ एक ही औरत थी और वह नताशा थी। आओ हम पोरस से रब्ता करें। वो दोनों पोरस के दिमाग में आए। महाराज खामोश रहा। नीलमा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम हो चुका है कि महाराज के एक और भाई शिवराज को एक औरत ने कत्ल किया है? पोरस ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है। ये महाराज की बदकिस्मती है कि उसके भाई औरतों के हाथों नर्क में पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हें खतरे से आगाह करने आई हूँ। उसे मालूम हो चुका है कि उसके सबसे छोटे भाई को नताशा ने गोली मारी थी। वो काले अमल के जरिए नताशा को तलाश कर रहे। नताशा मेरी तरह मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक है। अव्वल तो उस पर काले जादू का असर नहीं होगा, फिर वो मेरी बहन है, मेरे साथ रहती है। मैं उस पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम भी काला जादू जानती हो। तुमने नतालिया को कैद किया था, फिर तुमने देखा है कि मैं उसे किस तरह तुम्हारे मंदिर वाले कैद खाने से ले आया हूँ। मेरी बात और है, मैं फहमी से निजात हासिल करने में मसरूफ़ थी। तुम ऐसे वक्त नतालिया को मेरी कैद से ले गए, लेकिन महाराज के साथ कोई मजबूरी नहीं है। वो अपने भाई की कातला पर बहुत बुरा वक्त लाने वाले। तुम मुझे बच्चों की तरह डरा रही हो। तुम्हें नताशा की इतनी फिक्र क्यों है? मैं चाहती हूँ नताशा के काम हूँ और इसके बदले तुम मेरा काम कर दो। मुझसे क्या काम लेना चाहती हो? मुझे टीआर भाटिया की तलाश है। वही टीआर भाटिया जो हवेली के तय खाने से तमाम दस्तावेजात चुरा कर ले गया था। तुम कोशिश करोगे तो उसे ढूंढ निकालोगे। वो इसी मुल्क में है। तुम्हें भाटिया की तलाश क्यों है? तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए। टीआर दरअसल तिलक राम का मुखफ़फ़ है। वह स्वामी तिलक राम भाटिया है, मेरा पोता है। ईरान में उसे गोली नहीं मारी गई थी। उसका ब्रेन वॉश करके एक ईरानी आमिल ने उसे अपना ताबेदार बना लिया है। अब बात समझ में आ रही है। तुम अपने पोते के लिए जान की बाजी भी लगा सकती हो। ये बताओ, नताशा को महाराज से बचाने के लिए क्या कर सकती हो? मैं महाराज के काले जादू का तोड़ काले जादू से कर सकती हूँ। नताशा पर आंच नहीं आने दूंगी। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पोते को जल्द से जल्द कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। वो महाराज के साथ पोरस के दिमाग से निकलकर बोली, क्यों महाराज? अब यकीन आया कि नताशा ने तुम्हारे सबसे छोटे भाई को गोली मारी थी? हाँ, तुमने बड़ी चालाकी से साबित किया है। पोरस ने एक बार भी इनकार नहीं किया कि नताशा मेरे भाई की कातिल नहीं है। मैं उस कुतिया को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुमने अक्लमंदी की कि पोरस के दिमाग में खामोश रहे। इस तरह वो मुझे दुश्मन ही समझेगा और नताशा की हिफाजत की खातिर मेरे पोते को तलाश करेगा। तुमने मेरे दुश्मन को भी अपने पोते की तलाश में लगा दिया है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पोता मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। वैसे तुमने आधा वादा पूरा किया है। एक भाई की कातिल औरत को बेनकाब किया है। अब दूसरे भाई की कातिला कौन है ये मालूम करना है। नीलमा ने पूछा, क्या तुम्हारा भाई शिवराज उस औरत को पहले से जानता था? नहीं, वो औरत मेरे बेटे महेश के साथ मुंबई से ट्रेन में आई थी। मैंने कड़ी से कड़ी मिलाई है तो पता चला वो हसीन औरत वही है जिसे मैं हासिल करना चाहता था। एक फिल्मी प्रोड्यूसर उसे अपने फ्लैट में लेकर आया था। नीलमा ने चौंक कर उस फ्लैट का पता और नंबर पूछा, फिर हंसकर बोली, वो तो मेरी एक मामूलार ताबेदार है। उसका नाम बिली डॉन है। अगर वो तुम्हारी ताबेदार मेरे भाई शिवराज की कातिल है तो क्या तुम उसे मेरे हवाले कर दोगी? मैं अपने पोते को पाने के लिए अपनी गर्दन काट कर भी दे दूंगी। वो ताबेदार बिली डोना क्या चीज़ है? मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, तुम मुझे उसके दिमाग में अभी पहुँचाओ। मैं तुम्हें अभी पहुँचा रही हूँ, मगर तुम पहले की तरह खामोश रहोगे। वो बहुत चालाक है। उसे चैलेंज करोगे तो वो अपने बचाव का रास्ता निकाल लेगी। नीलमा ने बिली डोना की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। महाराज उसके साथ था। वो दोनों नाकाम होकर लौट आए। उन्हें बिली डोना का दिमाग नहीं मिला। नीलमा ने हैरानी से कहा, मैं गलती नहीं कर रही हूँ। मैंने उसके लब लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लिया है, फिर उसका दिमाग क्यों नहीं मिल रहा है? मैं ये यकीन नहीं करूंगी कि वो मर चुकी है। महाराज ने कहा, फ्लैट में उसने मेरे 2 आदमियों के साथ जो सलूक किया था उससे साफ जाहिर हो गया था कि वो बला की मक्कार और ज़बरदस्त फाइटर है। क्या उसमें यह सलाहियत है कि वो अपनी आवाज़, लहजा और शख्सियत बदल सके? उसमें यह सलाहियत नहीं है। किसी ने उस पर तनवीमी अमल करके उसे बिल्कुल ही बदल डाले। ऐसा किसने किया होगा? मैं उसे मामूला बनाते वक्त उसके चोर ख्यालात पड़ चुकी हूँ। उसकी ज़िंदगी में 3 मर्द आ चुके हैं, पारस, पोरस और जयरांगा। वो जयरांगा को नहीं चाहती थी और वो शख्स भी चालाक था। एक ही रात में उसे पीछा छुड़ाकर रूपोश हो चुका है। पोरस आजकल नतालिया का दीवाना है। मेरा ख्याल है पारस ने बिली डोना की शख्सियत तब्दील किया। महाराज ने कहा, पारस आजकल एल्पा के साथ इस दवाजी ज़िंदगी गुजारे। क्या वो फिर बिली डोना को अपनाएगा? एल्पा बीवी और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। पारस ने बिली को फिर अपनी दाश्ता बना लिया होगा। मैं अभी मालूम करती हूँ। नीलमा ने पारस के दिमाग में आकर कहा, सांस ना रोकना, मैं नीलमा हूँ। वो बोला, महबूबा के आने की खुशी में दम निकलता है। तुम्हारी आमद से सांसें और तेज़ चलने लगती हैं। तुमने बिली डोना से फिर इश्क शुरू कर दिया? अच्छा, तो बिली के बारे में मालूम करने आई हो। मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने उसे तुम्हारे सैर से निकाला है और उसकी शख्सियत और लब लहजे को तब्दील किया है। तुमने मुझसे दुश्मनी क्यों की? बिली डोना को निजात ना दिलाता तो उस बेचारी से दुश्मनी होती। आखिर वो कभी मेरी महबूबा थी, तुम मेरी कोई नहीं थी। अगर मेरी बनना भी चाहती तो 150 साल बूढ़ी औरत जवान हसीना के जिस्म में रहकर भी खोखली और खंडर रहती है।
वो गुस्से से बोली, यू शट अप, मैं जवान और नौखेज हूँ। मेरा अपना रूप देखोगे तो मुंह से राल टपकने लगेगी। पारस ने कहा, कौन, फहमी? अरे वाह, तुम भी कैसे वक्त पर आई हो। अभी नीलिमा मेरे अंदर है, मुझसे गुफ्तगू करी है। हाँ तो नीलिमा मैं कह रहा। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। फहमी की आमद का जिक्र सुनते ही नीलिमा चली गई थी, जबकि फहमी नहीं आई थी। उसे भगाने के लिए उसने लाहौल नहीं पड़ा था। वह अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हुई। महाराज ने पूछा, तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? तुमने सुना नहीं, वो कमीनी आ गई थी। फिर वहां रहकर करना भी क्या था? यह साबित हो गया कि तुम्हारे दूसरे भाई को बिली डोना ने कत्ल किया है और पारस ने उसे तहफ्फुज दिया है। बातों ही बातों में ये तो मालूम होता कि उसने बिली डोना को कहाँ छुपाया है। पारस कोई नादान बच्चा नहीं है महाराज। उसके अंदर से कोई बात निकालना तकरीबन नामुमकिन है। वैसे मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों की कातिल औरतों को बेनकाब कर दिया। तुम अपना वादा पूरा करो, मेरे पोते को किसी भी तरह ढूंढ निकालो। मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगा और उन औरतों को भी इबरतनाक सजाएं देकर कत्ल करूंगा। एक वक्त में एक ही काम को पूरी तवज्जो से करना चाहिए। नताशा और बिली डोना से हफ्ते 2 हफ्ते में भी इंतकाम ले सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मेरे पोते को आज से बल्कि अभी से तलाश करो। पूरी तवज्जो उस पर दो और अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करो। हम दोनों अपने अपने काले जादू के ज़रिए भी उसका सुराग लगाएंगे। मुझे कामयाबी का पूरा यकीन है। वह ईरानी आमिल बहुत बाकमाल है, फिर भी हम दोनों के आगे वो ठहर नहीं सकेगा। मेरे पोते को मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूंगा और आज ही से करूंगा, लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ कि नताशा ने मेरे छोटे को और बिल्ली ने मेरे भाई शिवराज को कत्ल किया है, मेरे अंदर आग भड़क रही है। मेरा जी चाहता है अभी उन दोनों औरतों की शहादत तक पहुंचाऊं। इस तरह इंतकाम के जोश में रहोगे तो नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम इस मामले के अहम नुकात को नहीं समझ रहे हो। वो अहम नुकात क्या हैं? यही कि तुम्हारे भाइयों की एक कातला पोरस की पनाहगाह में है और दूसरी कातला को पारस तहफ्फुज दे रहा है। दोनों ही छठे हुए बदमाश और ज़बरदस्त मक्कार हैं। जल्दबाजी से काम लोगे तो वो दोनों तुम्हें धुएं की तरह उड़ा देंगे। वो ज़रा ठंडा पड़ गया। उसकी समझ में आ गया कि इंतकाम तो उन औरतों से लेना है, लेकिन मुकाबला पारस और पोरस से होगा। अगर वो ज़रा सी भी गलती करेगा तो वो दोनों उसे मुसाहिब में उलझाते चले जाएंगे। उसने तायद में सर हिलाया और ये तय किया कि वो बड़े सब्र तहम्मुल से पहले पारस और पोरस को बेबस और मजबूर बनाएगा, फिर उन औरतों को हराम मौत मारेगा। अमरीकी अकाबरीन के दरमियान ये बहस जारी थी कि उनके सरकारी और फौजी अहम राजों की दस्तावेजात किसी महाराज जैसे ब्लैकमेलर के पास हों या किसी गुमनाम नेक शख्स के पास हों। उन अहम दस्तावेजात को मुल्क के बाहर किसी गैर के पास नहीं रहना चाहिए। एक हाकिम ने कहा, फिलहाल वो दस्तावेजात किसी ऐसे नेक शख्स के पास हैं जो हमें ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ना हमसे लाखों डॉलर तलब कर रहे, ना हमारे मुल्क में रहकर बेजा इख्तियारात मांग रहे। दूसरे हाकिम ने कहा, वो इस हद तक नेक है, लेकिन जब वो बेजा फ़ायदा नहीं उठा रहे तो फिर वो हमें दस्तावेजात वापस क्यों नहीं कर रहे? फौज के एक आला अफसर ने कहा, दाल में कुछ काला है। हमारी दस्तावेजात वापस नहीं कर रहे, उसकी नीयत में खोट होगा। वो किसी बहुत बड़े और अहम मामले में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता होगा। वहाँ एक लेडी सेक्रेटरी बैठी हुई थी। नीलिमा ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं नीलिमा, आप हजरात से मुखातिब हूँ। एक ने पूछा, नीलिमा, क्या वाकई तुम इस दुनिया में फिर वापस आ गई हो? वो बोली, हाँ, मेरी आत्मा ने एक नया जिस्म हासिल किया है। मैं इस दौरान में खामोश और गुमनाम रहकर बहुत सी अहम मालूमात हासिल करती रही हूँ। मैं आपकी अहम दस्तावेजात के बारे में कुछ कहने से पहले एक ज़रूरी बात यह बता दूँ कि मेरा पोता स्वामी तिलकराम भाटिया जिंदा है। एक अफसर ने कहा, यह चौंका देने वाली बातें हैं कि तुम भी मरने के बाद जिंदा हो और तुम्हारा पोता भी मौत के बाद एक नई जिंदगी गुजारे। वॉशिंगटन का ये व्हाइट हाउस सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बैठकर दादी और पोते की बातें, किस्से, कहानियाँ लगती हैं। अगर दुनिया में ऐसा होता है तो होता होगा, लेकिन यहाँ बैठकर ठोस मादी दलाइल के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। नीलिमा ने कहा, मैं जिंदा हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, तो क्या ये ठोस दलील नहीं है? ईरान में तिलकराम भाटिया को कत्ल नहीं किया गया था। एक लावारिस लाश की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे मेरा पोता बनाकर उसकी लाश यहाँ भेजी गई थी। ईरान ही में मेरे पोते का ब्रेन वॉश किया गया है, उसे अपना ताबेदार बनाया गया है। मेरे इस मामले से आपको दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अब जो बात कहने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको मेरे मामले से भी दिलचस्पी हो जाएगी। वो चंद साथ के लिए खामोश हुई, फिर बोली, आपकी तमाम अहम दस्तावेजात मेरे पोते के पास हैं। तमाम अकाबरी ने चौंक कर उस लेडी सेक्रेटरी को देखा जिसकी जुबान से नीलिमा बोल रही थी। फौज के काला अफसर ने पूछा, तुम्हारा पोता कहाँ है? एक ईरानी आमिल के कब्जे में है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। वो पिछली ज़िंदगी की बहुत सी बातें भूल चुका है। अमेरिका से वफादारी भी उसे याद नहीं रही। इसका मतलब यह है कि हमारे बहुत से राज दस्तावेजात की सूरत में ईरान पहुँच गए हैं। हमारी कमजोरियाँ ईरानी हुक्काम के हाथों में चली गई हैं। सिर्फ आपके नहीं, रूस, इसराइल, फ्रांस और दूसरे बड़े ममालिक के राज भी उनके पास पहुँच गए हैं। आइंदा वो बड़े ममालिक ईरान के खिलाफ आपकी हमायत नहीं करेंगे, वो ईरान के दबाव में रहेंगे। एक फौजी अफसर ने कहा, अब ये वाजे हो गया कि एक गुमनाम शख्स उन दस्तावेजात के जरिए हमसे रकम क्यों नहीं तलब कर रहा, एक नेक फरिश्ता क्यों बना हुआ है, और वह फरिश्ता तुम्हारा पोता तिलकराम भाटिया है। हाँ, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। वो एक ईरानी आमिल का मामूल और ताबेदार बना हुआ है। अगर मैं किसी तरह एक बार अपने पोते के पास पहुंच जाऊं
तो उसे उस आमिल के शहर से रिहाई दिला सकूंगी। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो इंडिया में है। हो सकता है उसने जितनी दस्तावेजात चुराई थी उन्हें अभी तक ईरान ना पहुंचाया गया हो। मेरे पोते ने अपने आमिल के हुक्म के मुताबिक उन्हें हिंदुस्तान में रखा हो। एक अफसर ने कहा, यह मुमकिन है कि वो दस्तावेजात अभी ईरान ना पहुंचाई गई हों। किसी मजबूरी या मसलियत की बिना पर उन्हें हिंदुस्तान में रखा गया हो। दूसरे अफसर ने तायद की, अगर हमारी अहम दस्तावेजात ईरान पहुंच गई होती तो ईरानी हुकाम कितने ही मामलात में हम पर दबाव डालना शुरू कर देते। एक और फौजी अफसर ने कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो हमें नीलमा के पोते को हिंदुस्तान में तलाश करके उसे ईरानी आमिल के शहर से निजात दिलाना चाहिए। तब वो हमें बता सकेगा कि तमाम दस्तावेजात कहाँ छुपा कर रखी गई हैं। यही मैं चाहती हूँ, उसे जल्द से जल्द तलाश किया जाए। उसकी सूरत और लबल लहजा बदल दिया गया है, वरना मैं आत्मशक्ति के जरिए उसके लॉक किए हुए दिमाग में भी पहुंच जाती। हम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर सुराग रसानी का जाल बिछा देंगे। हमारे टेलीपैथी जानने वाले भी मशकूक अफराद के दिमागों में जाकर भाटिया को तलाश करेंगे। एक मातियत अफसर की जुबान से पोरस की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैं पोरस बोल रहा हूँ। कुछ अरसे पहले नीलमा ने मेरे 30 अदद टेलीपैथी जानने वालों को मुझसे छीनकर मुझे कमतर बना दिया था। मुझे तुम सबकी नज़रों से गिरा दिया था। अब नीलमा बताए कि मैंने किस तरह उससे इंतकाम लिया है। इसे शी तारा का जिस्म छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में जाने पर मजबूर किया है। यह समझती है कि मैं अपनी तौहीन भूल गया हूँ, इसलिए मेरे पास आई थी। मुझसे भी यही चाहती थी कि मैं हिंदुस्तान में इसके गुमशुदा पोते को तलाश करूँ। यहाँ तमाम अकाबरीन के पास भी इसी इरादे से आई है, लेकिन मैं इसे बताने आया हूँ कि मुझसे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। मैं इससे पहले इसके पोते को ढूंढ निकालूंगा और उसे कैदी बनाकर रखूंगा। नीलमा ने परेशान होकर कहा, मैं कभी किसी चैलेंज के दबाव में नहीं आई, लेकिन मेरे पोते की सलामती की बात है। पोरस, मैं तुमसे हर कीमत पर समझौता करूंगी। तुम जो कहोगे मान लूंगी। ऐसे वक्त दुश्मनी भूल जाओ। फौज के एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस, इस वक्त तिलकराम भाटिया को तलाश करना और उसे अहम दस्तावेजात हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम नीलमा से दुश्मनी करोगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम ईरान के दबाव में आना कभी पसंद नहीं करेंगे। मैं ऐसे बेहतरीन मौके ज़ाया नहीं करता। मैं 12 घंटे के अंदर इसके पोते को अपना कैदी बना लूंगा। उसका ब्रेन वॉश करके दोबारा इस पर तनवीमी अमल करके मालूम करूंगा कि वो तमाम दस्तावेजात कहाँ छुपा कर रखी गई हैं, उन्हें ईरान क्यों नहीं पहुंचाया गया। मैं इन तमाम दस्तावेजात को अपने पास महफूज रखूंगा। एक अफसर ने कहा, हमारे लिए बात इस हद तक इत्मीनान बख्श है कि वो तमाम दस्तावेजात ईरान नहीं जाएंगी और तुम्हारे पास महफूज रहेंगी। लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि नीलमा से सुलह कर लो। तुम दोनों गैर मामूली सलाहियतों और कुव्वतों के हामिल हो और तुम दोनों हमारे लिए ज़रूरी हो। उस वक्त मैं ज़रूरी नहीं था जब इसने मेरे टेलीपैथी जानने वालों को मुझसे छीन लिया था और तुम सबने इसे सर पर चढ़ाकर मुझे नज़रों से गिरा दिया। एक हाकिम ने कहा, ऐसा होता है, जो अपनी ताकत और अहमियत मनवाता है उसे मान लिया जाता है। तुम खुद को मनवा रहे हो और हम मान रहे हैं। नीलमा भी तुमसे समझौता कर रही है। आप हजरात अभी मेरी अहमियत को तस्लीम ना करें और नीलमा भी समझौता ना करे। हो सकता है आप लोग मुझसे पहले टीआर भाटिया तक पहुंच जाएं। कोशिश करें और दुआ भी करें कि भाटिया मेरे हाथ ना लगे। अगर वो मेरी गिरफ्त में आएगा तो नीलमा अपने पोते की आखिरी सांस तक उसे देखने के लिए तड़पती रहेगी। फौज के काल अफसर ने कहा, नीलमा, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पोता तुम्हें मिलेगा या पोरस के हाथ लगेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ दस्तावेजात हैं। टीआर भाटिया किसी के भी हाथ लगे, वो दस्तावेजात हमें मिल जाएंगी। नीलमा ने कहा, आप हजरात दस्तावेजात को अहमियत दे रहे हैं। मेरा पोता जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हारे पोते की भी अहमियत है। वो हमारे काम के लिए ईरान गया था और अब तक मुसीबत में है। जब हमें दस्तावेजात मिल जाएंगी तो हम तुम्हारे पोते के लिए पोरस से सौदा करेंगे। इत्मीनान रखो, तुम्हारा पोता तुम्हें मिल जाएगा। एक फौजी अफसर ने अपनी जगह से उठकर कहा, नीलमा, मैं जा रहा हूँ और अभी ऐसे इंतजामात करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे जासूस फैल जाएंगे और तुम्हारे पोते को तलाश करेंगे। ईरान वाले अब उसे इंडिया में कहीं छुपा नहीं पाएंगे। एक आला अफसर ने कहा, मिस्टर पोरस, वो दस्तावेजात हमारी ज़िंदगियों से ज़्यादा अहम है। हम इस सिलसिले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें तन्हाई में करना चाहते हैं। उन्हें पोरस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आला अफसर ने कहा, मैं योगा का माहिर हूँ। तुम किसी वक्त भी मेरे अंदर तन्हाई में बातें कर सकते हो। पोरस की तरफ से फिर खामोशी रही। दूसरे अफसरान ने भी उसे मुखातिब किया। फिर जवाब ना मिलने पर यह समझना पड़ा कि वो जा चुका है। नीलमा परेशान और बेचैन हो गई। पोरस के अचानक चले जाने से यही एक बात समझ में आ रही थी कि वो उसके पोते को उससे पहले ढूंढ निकालने गया है। मैंने ये शोशा छोड़ा था कि स्वामी तिलकराम भाटिया को कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उसका ब्रेन वॉश करके एक ईरानी आमिल ने उसे अपना ताबेदार बना रखा था। ऐसा करने का मकसद ये था कि हमारे मुखालफिन एक दूसरे से आपस में उलझते रहें और लड़ते मरते रहें। उनमें से किसी एक को हमसे उलझने का मौका न मिले। मैंने उस मुर्दा तिलकराम भाटिया को फर्जी तौर पर इसलिए जिंदा किया था कि नीलमा अपने पोते को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। उसकी हयात नौ का सबूत मिलते ही अपने पोते तक पहुंचने और इसे गले लगाने के लिए तमाम ज़रा इस्तेमाल करेगी और वो यही कर रही थी। इस सिलसिले में अमेरिका के लिए यह बेचैनी पैदा कर दी कि उन दस्तावेजात के जरिए उनके अहम राज ईरानी हुक्काम तक पहुँचने वाले हैं। अमरीकी हुक्काम किसी कीमत पर ऐसा न होने देते। वो दस्तावेजात चुराने वाले टीआर भाटिया को तलाश करने के लिए नीलमा की तरह परेशान और बेचैन हो गए। फिर पोरस और नीलमा एक दूसरे के जाने दुश्मन थे।
बज़ाहिर एक दूसरे से रब्ता रखते थे, लेकिन असल में किसी को नीचा दिखाने, जलील करने या हलाक करने का मौका तलाश कर रहे थे। अब पोरस को मौका मिला था कि वो किसी तरह उसके पोते को ढूंढकर अपना गुलाम और कैदी बना ले और नीलिमा को हमेशा पोते से दूर रखकर तड़पाता रहे। अब नीलिमा को इतना मौका नहीं मिल रहा था कि वो फहमी को नुकसान पहुंचाने का कोई मंसूबा बनाकर इस पर अमल करती। वो फिलहाल पोते से मुलाकात होने तक फहमी से छुप कर रह रही थी। पोरस को इतना मौका नहीं मिल रहा था कि वो पारस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करता, क्योंकि नीलिमा को सारी जिंदगी अपने दबाव में रखने के लिए वो किसी भी चालबाजी से टीआर भाटिया को अपना गुलाम और कैदी बनाने की कोशिशें शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ नताशा को महाराज और गुरुदेव की इंतकामी कार्रवाइयों से बचाने की प्लानिंग में मसरूफ था। गैर मामूली दवाएं और अहम दस्तावेजात चुराने में हम पेश पेश थे। उन्हें जो भी नुकसान पहुंच रहा था वो हमसे पहुंच रहा था, लेकिन मैंने हालात ऐसे पैदा किए कि वो हमें छोड़कर आपस में एक दूसरे से उलझने और लड़ने लगे। टीआर भाटिया मैं ही बना हुआ था, किसी ने मुझे नए बहरूप में नहीं देखा था। यह सबको बताया जा चुका था कि टीआर भाटिया के ब्रेन वॉश करने के बाद उसके चेहरे और लब लहजे को भी बदल दिया गया था। लिहाजा उन सबको चक्कर देने के लिए हम एक नया टीआर भाटिया पैदा कर सकते थे। मैंने इस मंसूबे पर अच्छी तरह गौर करने के बाद बाबा साहब के इदारे से एक ऐसे टेलीपैथी जानने वाले का इंतखाब किया जो कद और जसामत में समामी तिलकराम भाटिया की तरह था। चेहरे की साख्त भाटिया जैसी थी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा कुछ इस तरह बनाया गया जैसे वो भाटिया का हमशक्ल तो ना हो, लेकिन उससे मुशाबियत रखता हो। उसे दूर से देखकर शुबा हो कि वो टीआर भाटिया हो सकता है। एक ऐसे भाटिया को तैयार करने और मंजर-आम पर लाने तक मैं उसका रोल अदा करता रहा। नीलिमा एक दादी की हैसियत से रोज़ मुझसे दिमागी राब्ता करती और मैं उसे 1-2 मिनट बातें करके यह तासुर देता कि मेरा ईरानी आमिल हमारा दिमागी राब्ता पसंद नहीं करता है और आर्जी तौर पर मेरे दिमाग को लॉक कर देता है। पोरस ने भी कई बार राब्ता किया और मैं उससे मुख्तसर से गुफ्तगू करके कतराता रहा। महाराज और गुरुदेव के दिमागों में भी ये बात पकने लगी थी कि दस्तावेजात चुराने वाला टीआर भाटिया अगर उनकी गिरफ्त में आ जाए तो अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक में फिर महाराज की जय जयकार होगी। सब उसकी पजीराई करेंगे और फिर से उसे महाना लाखों डॉलर अदा करने लगेंगे। मैंने जो गेम शुरू किया था उसमें एक एक करके सभी अपने मुफादात की खातिर शरीक हो रहे थे। सबकी तवज्जो का मरकज़ भाटिया था, जिसकी आवाज़ सभी सुनते थे, उससे दिमागी राब्ता भी रखते थे, मगर किसी ने उसकी सूरत नहीं देखी थी। बिली डोना को नीलिमा से निजात मिल गई। वह महाराज के तगड़े आदमियों की पिटाई करके मुंबई से फरार हुई थी। इत्तफाक से महाराज का बेटा महेश उस पर आशिक हो गया। महेश उसे अपनी कोठी में लेकर आया तो उसका चाचा शिवराज उस पर आशिक हो गया। बिल्ली ने शिवराज को गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी जेब से नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों की एक डिबिया ले ली। ऐसे वक्त पारस उसके दिमाग में आया तो बिली डोना को मालूम हुआ कि उसकी तमाम कामयाबियों के पीछे पारस का हाथ था। पारस ने उसके दिमाग को इस तरह लॉक किया था कि नीलिमा भी आत्मा शक्ति के जरिए उसके अंदर नहीं आ सकती थी। अब वो पूरी तरह आज़ाद रहकर अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती थी। पारस ने उसके लहजे में सिर्फ एक अजनबी लहजा नक्श किया था, जिसके जरिए सिर्फ वही उसके अंदर आ सकता था, लेकिन उसने साफ तौर पर कह दिया था कि आइंदा उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। बिली डोना ने इस बार बड़ी संजीदगी से सोचा कि उसने माजी में कई गलतियां की हैं और इसके बुरे नताइज से दो चार होती रही। मुसीबतों के अलावा जिल्लतें भी उठाई हैं और ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को ना सुराग मिले और ना ही कोई उससे दुश्मनी कर सके। वह मध्य प्रदेश के एक शहर बिलासपुर में आकर एक खूबसूरत सा मकान खरीद कर वहाँ रहने लगी। उसने एक जवान पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी कि वो उसका शौहर है, लेकिन कभी उसका जिस्म हासिल करने की तमन्ना नहीं करेगा और रात को अलग बेडरूम में सोएगा, सिर्फ लोगों के सामने एक साइन बोर्ड की तरह पतिदेव बनकर रहेगा। अगर वैसा ना करती तो सभी बातें बनाते कि एक तन्हा जवान हसीना इतनी दौलतमंद कैसी है, वो कौन है, क्या करती है और कहाँ से दौलत हासिल करती है। उसने जिस जवान को अपना ताबेदार शौहर बनाया था वो कस्टम एक जूनियर अफसर था। बिली ने कस्टम डिपार्टमेंट के तमाम बड़े अफसरान को दिमागी तौर पर ट्रैप किया था और ऊंची सतह से सिफारिश के जरिए अपनी पति देव दीवान वर्मा को एक बहुत बड़ा अफसर बना दिया था। कस्टम के बहुत बड़े अफसरान करोड़पति भी होते हैं, इसलिए दीवान वर्मा और बिली डोना के बेइंतहा दौलतमंद होने पर किसी ने शुबा न किया। नीलिमा और अमरीकी जासूस उस इलाके में भी टीआर भाटिया को तलाश करने आए, लेकिन बिली डोना को कोई पहचान न सका। अगरचे वह तमाम टेलीपैथी जानने वालों से दूर होकर एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन ख्याल ख्वानी के जरिए ये मालूम करती रहती थी कि टेलीपैथी की दुनिया में क्या हो रहा है। वह अहद कर चुकी थी कि किसी के मामले में दिलचस्पी नहीं लेगी, लेकिन टेलीपैथी जानने वालों से बाखबर रहना जरूरी था। कभी अचानक कोई उफ्ताद आ पड़ी तो वो बाखबर रहने के बाद अपना बचाव कर सकती थी। उसे ये मालूम हुआ कि टेलीपैथी की दुनिया में आजकल टीआर भाटिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नीलिमा के उस पोते को सब तलाश करें, लेकिन वो किसी की नज़रों में नहीं आ रहा। वो इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि उसे नीलिमा के अलावा पोरस और अमरीकी सुरागरसां भी ढूंढ रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने भी उसे तलाश करने के लिए अपनी तमाम पुलिस फोर्स पूरे मुल्क में फैला दी है। ऐसे वक्त एक ईरानी आमिल ने तमाम हिंदुस्तानी अखबारात में बयान शाया कराया था कि टीआर भाटिया से भारतीय हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। वो अमेरिका को खुश करने के लिए टीआर भाटिया को तलाश न करे, वरना भारतीय सरकार और भारतीय फौज के अहम राज उसके मुखालिफ ममालिक में पहुंचा दिए जाएंगे। पारस ने मुझे बताया कि बिली डोना सबसे अलग एक पुरसकून जिंदगी गुजारी है।
उसके मकान में भी भारतीय और अमेरिकी जासूस पहुंचे थे, लेकिन उसे पहचान न सके। मैंने पारस से कहा, बिल्ली को टीआर भाटिया के मामले में इस तरह मुलविस करो कि उसकी पुरसुकून जिंदगी बरकरार रहे। अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो तुम उसकी हिफाजत करोगे। पारस ने मेरी हदायत पर अमल किया। एक डमी टीआर भाटिया को बाबा साहब के इदारे से रवाना करके हिंदुस्तान भेज दिया गया। एक रात बिल्ली अपने बेडरूम में सो रही थी। उसने सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी थी कि कमरे में कोई गैरमामूली बात हो तो उसकी आंख खुल जाए, और आंख खुल गई। बेडरूम का दरवाज़ा मुकफ्फल था और कोई इसे एक तार के जरिए बड़ी हुनरमंदी से खोल रहा था। बिल्ली ने आंखें बंद कर लीं जैसे सो रही हो। उसे खुद पर एतमाद था कि चोर ख्वाह कितना ही खतरनाक हो, वो टेलीपैथी के जरिए उससे निमट लेगी। चोर के तमाम हथियार बेकार हो जाएंगे। दरवाज़ा खुल गया। कमरे की नीम तारीकी में बिल्ली ने एक आंख को जरा सा खोलकर देखा। एक कद्दावर सेहतमंद शख्स एक बहुत बड़ी अटैची उठाए अंदर आया, फिर अंदर से दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी। एक बड़ी अटैची को एक तरफ रखकर बिल्ली के करीब आया, फिर उसके बाजू पर हाथ रखकर बोला, ए उठो। उसने दोनों आंखें खोलकर देखा। आने वाले ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, खबरदार शोर न मचाना। मेरे पास रिवॉल्वर है, मगर तुम्हारा गला दबोचने के लिए एक हाथ काफ़ी है। चलो उठकर बैठ जाओ। वो बिस्तर पर बैठकर बोली, कौन हो तुम? मैं डाकू नहीं हूँ, बदमाश भी नहीं हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। बिल्ली ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। वो सांस रोककर बोला, अच्छा तो टेलीपैथी जानती हो? मेरी ही बरादरी से ताल्लुक़ रखती हो? तुम भी टेलीपैथी जानते हो? सच बताओ कौन हो? यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ क्योंकि मैं टेलीपैथी जानने वालों से बचता और छुपता हुआ यहाँ आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ भी एक टेलीपैथी जानने वाली मिल जाएगी। मुझे यकीन है तुम अपनी असलियत नहीं बताओगी। उसने अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकाला। बिल्ली ने भी फुर्ती से तकिए के नीचे से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों ने एक दूसरे का निशाना लिया। वो बोली, तो मुझे जख्मी करके मेरे चोर ख्यालात पड़ोगे? मैं भी तुम्हें जख्मी करके यही करूंगी, या फिर हम दोनों एक दूसरे को हलाक कर देंगे। बोलो क्या इरादा है? बाहर भी मेरे लिए मौत है। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। कि मुझसे कोई समझौता करोगी? हाँ, मैं टेलीपैथी जैसी गैर मामूली सलाहियत रखने के बावजूद गुमनामी की पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ, इसलिए समझौता करूंगी कि आज के बाद तुम्हें इधर का रुख नहीं करोगे और ना ही किसी टेलीपैथी जानने वाले को मेरे घर का रास्ता दिखाओगे। तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। अगर तुम मेरी एक अमानत दयानतदारी से रखोगी और किसी से इस अमानत का जिक्र नहीं करोगी तो मैं यहाँ सिर्फ एक बार अपनी अमानत वापस लेने आऊँगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद और शुक्रगुजार रहूँगा। बिल्ली ने एक तरफ रखी हुई बड़ी सी अटैची को देखा, फिर बोली, इसमें क्या है? मैं यही अमानत तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ, लेकिन पहले मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो। ये अंदेशा है कि तुम्हारा ताल्लुक मेरे दुश्मनों से हो सकता है। अकल से सोचो, मेरा ताल्लुक किसी से भी होता तो मैं यूं गुमनामी की जिंदगी ना गुजारती। कोई दोस्त या दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। वो कुछ सोच कर बोला, मैं अभी मजबूर हूँ, तुम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मेरी अटैची अमानत के तौर पर रख लो। इस अटैची में क्या है? वह ज़रा हिचकिचाया, फिर बोला, हमारी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अहम राज और तहरीरी दस्तावेजात वीडियो फिल्मों और माइक्रो फिल्मों की सूरत में है। ये इतने अहम है कि वस्ते वो बोली, आगे कुछ ना बोलो, मैं समझ गई, तुम टीआर भाटिया हो। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, गॉड, मैं शैतान की तरह मशहूर हो गया हूँ। तुम भी मुझे जानती हो। तुम समझ सकती हो कि ये कितनी अहम दस्तावेजात हैं। इस अटैची में अमेरिका की जान अटकी हुई है। नीलमा और पोरस मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। हाँ, भारतीय और अमेरिकी जासूस यहाँ आ चुके हैं। किसी ने मुझे टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से नहीं पहचाना है और ना कभी पहचान सकती हैं। यहाँ तुम्हारी अमानत महफूज रहेगी। ठीक है, मैं ये अटैची यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। कोई महफूज पनाहगाह मिलेगी तो इसे वापस लेने आऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता करूँगा। ये कहकर वो चला गया। बिल्ली ने इस अटैची को देखा। वो बहुत भारी थी। उसने इसे खींचते हुए लाकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। 2 दिनों के बाद बिली डोना ने सुबह का अखबार पढ़ा तो चौंक गई। एक खबर शाये हुई थी। मोतबर ज़राए से पता चला है कि जिस टीआर भाटिया को कई दिनों से तलाश किया जा रहा है, उसका ताल्लुक एक टेलीपैथी जानने वाली बिली डोना से है। अमरीकी सुराग रसां बिली डोना को तलाश कर रहे हैं। बिल्ली ने यह खबर पढ़कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो रूपोश रहकर गुमनामी की एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। इतने सुकून वाली जिंदगी में अचानक हलचल पैदा हो गई। इस खबर की वजह से तमाम टेलीपैथी जानने वालों की जुबान पर गुमशुदा बिली डोना का नाम आ गया था। अगर 1000 आदमी दुनिया के तमाम मुल्कों के शहरों और बस्तियों में घूमते रहें और अपने जैसा कोई शख्स तलाश करते रहें तो उनमें से किसी को अपना हमशक्ल ज़रूर मिलेगा। अगर वो मुकम्मल तौर पर हमशक्ल नहीं होगा तो उससे मुशाबियत ज़रूर रखता होगा। उनके अंदाज और रख रखाव में फ़र्क होगा, लेकिन चेहरे मिलते जुलते होंगे। और अगर चेहरों में मामूली सा फ़र्क हो तो प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए इस फ़र्क को बआसानी ख़त्म किया जा सकता है। मुख्तसर ये कि मौजूदा दौर में कुदरती तौर पर एक हमशक्ल का पैदा होना या प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए हमशक्ल को पैदा करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसके बावजूद 2 हमशक्ल अफराद को देखकर ताज्जुब होता है कि एक को तो पहले देखा था, फिर ये दूसरा उसकी तरह कहाँ से आ गया। पोरस ने जब शीतारा को देखा तो एकदम से चौंक गया। दिमाग में फ़ौरन सवाल पैदा हुआ कि ये दूसरी कहाँ से आ गई है। सुर्ख सिग्नल के बायस दोनों की कारें एक दूसरे से ज़रा फासले पर बराबर आकर रुक गई थीं। पोरस की नज़रें विंड स्क्रीन के पार सिग्नल को देख रही थीं।
उसे आगे जाने की जल्दी थी। अगर इंसान की तरह सिग्नल का भी दिमाग होता तो वो उसके अंदर घुसकर सुर्ख लाइट को सब्ज लाइट में बदल देता, फिर तेजी से ड्राइव करता हुआ चला जाता। लेकिन सिग्नल अपने मुकर्रर वक्त पर उसे रास्ता देने वाला था। उसने नागवारी से दाएं तरफ सर घुमाया तो सड़क के दूसरे ट्रैक पर खड़ी हुई कार में सितारा दिखाई दी। पहले तो पोरस को यकीन नहीं आया कि उसे जिंदा देख रहे, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। वो पूरे होशो हवास में रहकर खुली आंखों से देख रहा था। उसका दिमाग कह रहा था वो सितारा हो या ना हो, लेकिन उसकी हमशक्ल जरूर है। अब यह तजस्सुस पैदा हुआ कि वो कौन है। ऐसे ही वक्त दाएं तरफ मुड़ जाने का सिग्नल सब्ज हो गया। उसका कार ड्राइवर आगे बढ़कर जाने लगा। पोरस उलझ गया कि इसका ताक़ुब कैसे करे, क्योंकि वो चौराहा क्रॉस करके सीधे रास्ते पर जाने वाले ट्रैक पर थे। इस ट्रैक पर से दाएं तरफ मुड़ना खिलाफे कानून था, लेकिन सितारा को देख लेने के बाद वो उसका पीछा नहीं छोड़ सकता था। वो कानून के खिलाफ कार को आगे बढ़ाकर दाएं तरफ मुड़ गया। उस वक्त तक सितारा की कार बहुत आगे निकल गई। उसके और सितारा की कार के दरमियान कई गाड़ियां थीं। फिर कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली एक लंबी सी गाड़ी भी दीवार बनकर उसके आगे चल रही थी। उसे ओवरटेक करने में दुश्वारी हो रही थी। उस पर मुश्किल आ पड़ी के खिलाफे कानून टर्न लेने पर एक ट्रैफिक सार्जेंट पीछे पड़ गया। वो अपनी मोटरसाइकिल का सायरन बजाता चला रहा था। सार्जेंट करीब पहुंचकर कह रहा था, अपनी कार एक साइड में लाकर रोक दो। पोरस उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल को एक साइड में लाकर रोक दिया। फिर ताजुब से सोचने लगा, मैंने इस कार वाले को क्यों नहीं रोका, खुद यहाँ क्यों रुक गया हूँ, मुझे इसका ताक़ुब करना चाहिए। वो अपनी मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन ना कर सका। जब भी वो स्टार्टर पर पैर रखता, पोरस की मर्जी के मुताबिक पैर फिसल जाता। ख्यालख्वानी के जरिए सार्जेंट से पीछा छुड़ाने में जितनी देर लगी, उतनी देर में सितारा की कार आगे ना जाने कहाँ चली गई। फिर भी वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। वो पिछले दिनों नंदा रानी की जागीर में आलाकार के जरिए गया था। उसके मंदिर में घुसकर नतालिया को वहां से ले आया था, लेकिन नंदा रानी से उसका सामना नहीं हुआ और ना ही उसने नंदा रानी की कोई तस्वीर देखी थी। अगर वो उसे देख लेता तो वही मालूम हो जाता कि नीलमा ने जिस नंदा रानी के जिस्म में समाकर नई जिंदगी हासिल की है वो सितारा की हमशक्ल है। उसने सितारा की आखिरी सांसों तक उसके अंदर नीलमा को पाया था। इसलिए दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो सितारा नजर आने वाली दोशीज़ा नीलमा हो सकती है। लेकिन ये नीलमा हो सकती है तो फिर नंदा रानी कौन थी? उसके अंदर भी तो नीलमा थी। फिर एक ख्याल आ रहा था कि नीलमा नंदा रानी के अंदर थी, लेकिन फहमी के खौफ से फरार होकर एक सितारा की हमशक्ल को देखकर नीलमा ने नंदा रानी का जिस्म छोड़ दिया होगा और इस सितारा के जिस्म में समा गई होगी जो भी कार में जा रही है। एक मार्केट के पार्किंग एरिया में वो कार नजर आ गई। कार का वही कलर और वही नंबर था, लेकिन वो करीब पहुंचा तो कार के अंदर वो नजर नहीं आई। ड्राइवर उस कार को सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ पार्किंग एरिया से बाहर जाना चाहता था। पोरस ने उसे रोककर पूछा, पिछली सीट पर एक मिस बैठी हुई थी, वो कहाँ है? ड्राइवर ने कहा, वो मार्केट के अंदर गई हैं। तुम उन्हें छोड़कर जा रहे हो? मैं एजेंसी में कार वापस ले जा रहा हूँ। मिस ने यह कार रेंट पर हासिल की थी, यहाँ तक आने का किराया अदा करके जा चुकी है। मिस ने यह कार किराए पर हासिल करते वक्त अपना नाम और पता एजेंसी में लिखवाया होगा। क्या तुम मिस का नाम जानते हो? सॉरी सर, मैं नाम नहीं जानता, आपको हमारी एजेंसी से मालूम हो जाएगा। वो रेंटेड कार वाला चला गया। पोरस तेजी से चलता हुआ मार्केट के अंदर गया। कोई तजस्सुस पैदा करे और नजरों से ओझल हो जाए तो अंदर बड़ी बेकरारी पैदा हो जाती है। बेचैनी इधर से उधर दौड़ाती है, इसकी तलब बढ़ती जाती है। मार्केट दूर तक फैली हुई थी। वो एक एक दुकान, एक एक गली में उसे ढूंढता रहा, सोचता रहा जो उसके सामने मर चुकी थी और जिससे चिता में जला दिया गया था और जिसका जिस्म जलकर राख हो गया था, वो राख होने वाला जिस्म दोबारा कैसे मुजस्सम हो सकता है? ये बात बिल्कुल ही नामुमकिन थी। आंखों देखी बात जैसे गलत साबित हो रही थी। उसने अपनी आंखों से सितारा के मुर्दा जिस्म को जलते और राख होते देखा था। फिलहाल ये समझ में आ रहा था कि वो सितारा की हमशक्ल है। वो बीच बाजार में आकर ऐसे गुम हो गई थी जैसे आंख मचोली खेल रही हो। एक चैलेंज बन गई हो कि आओ और मुझे ढूंढ निकालो। मार्केट बड़ी थी और कई मंजिला थी। उसे ढूंढने में काफ़ी वक्त गुजर गया। जब वो नज़र नहीं आई तो उसने ड्राइवर के दिमाग में पहुंचकर एजेंसी का फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर एजेंसी के मैनेजर से रब्ता करके उस कार के बारे में पूछा। एक मिस ने वो कार आपसे रेंट पर ली थी, क्या आप उसका नाम और पता बता सकती हैं? मैनेजर ने पूछा, आप कौन है? मैं एक इंक्वायरी ऑफिसर हूँ। किस किस्म के इंक्वायरी अफसर हैं? किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा डिपार्टमेंट ना पूछो, सवाल का जवाब दो। सॉरी, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, फिर आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। पोरस ने झुंझलाकर सोचा, मुझे क्या हो गया है? मैं ख्वामख्वाह फ़ोन पर वक्त ज़ाया करूँ जबकि इस मैनेजर की खोपड़ी में पहुँच सकता हूँ। वो मैनेजर के अंदर पहुँच गया। उस रेंटेड कार के नंबर के हवाले से मालूम किया कि इसे रेंट पर हासिल करने वाली का नाम क्या है। उसके चोर ख्यालात ने बताया, सितारा। पोरस के दिमाग को झटका सा लगा। उसने शदीद हैरानी से सोचा, ये कैसे मुमकिन है? सूरत शक्ल भी वही और नाम भी वही। वो चिता में जलने के बाद राख हुई, राख होने के बाद खाक हुई। ये सब कहते हैं कि इंसान खाक का पुतला है, क्या वो खाक फिर सितारा का पुतला बन गई है? ऐसा तो कभी नहीं होता। उसने रेंटेड कार एजेंसी में होटल शेरटन का पता लिखवाया। वो कमरा नंबर 202 में रिहाइश पजीर थी। वो अपनी कार में आकर बैठ गया। उसे बड़ी देर तक तलाश करता रहा।
हो सकता था कि वो वापस होटल पहुंच गई हो, वहां उससे मुलाकात की तवक्को थी। उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए होटल शेरटन के इंक्वायरी क्लर्क से पूछा, क्या मिस शीतारा आपके रूम नंबर 202 में क्याम करती हैं? दूसरी तरफ से जवाब मिला, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। वो फ़ोन को कान से लगाए इंतज़ार करता रहा। फिर दूसरी तरफ से नीलमा की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। वो पूछ रही थी, हेलो, कौन है? वो हैरानी से बोला, नीलमा। उसने पूछा, कौन नीलमा? देखो, अनजान न बनो। तुमने फिर एक शीतारा की हमशक्ल को तलाश करके उसका जिस्म हासिल किया है और उसके अंदर समाकर नई जिंदगी गुजारी हो। क्या बकवास है? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या तुम कोई एबनॉर्मल शख्स हो या रॉन्ग नंबर पर बोल रहे हो? फ़ोन बंद कर दिया गया। पोरस ने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक लिया। पोरस ने अपने गूंगे फ़ोन को देखा। उसके सांस रोकने और ख्याल खुआनी की लहरों को दिमाग से निकालने का अमल कह रहा था कि वो नीलमा है। आवाज़ बिल्कुल उसी की तरह थी। उसने दोबारा फ़ोन से रब्ता किया। होटल के एक्सचेंज से कहा गया, कमरे में कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, शायद वो कमरे से कहीं बाहर गई हैं। उसने इंक्वायरी क्लर्क से रब्ता किया। उसने जवाब दिया, मिस शीतारा ने कमरा छोड़ दिया, चेकआउट के लिए भी काउंटर पर आई हैं, प्लीज़ उससे बात कराओ। चंद सेकंड बाद फिर नीलमा की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, सॉरी, मैंने नीलमा कह दिया था, तुम शीतारा हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। वो बोली, आखिर तुम हो कौन? मैं क्यों तुम्हारा इंतज़ार करूँ? तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज़ है कि मैं फ्लर्ट करने वालों में से नहीं हूँ। ना किसी अजनबी से दोस्ती करती हूँ और ना किसी आइडियल का इंतज़ार करती हूँ। उसने फिर फ़ोन बंद कर दिया। पोरस उससे गुफ्तगू के दौरान में अपनी जेबें टटोल रहा था। उस डिब्बिया को तलाश कर रहा था जिसमें नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल थे। वो कैप्सूल के जरिए चंद सेकंड में उसके पास होटल में पहुंच सकता था। उसकी दाढ़ में नादीदा बनाने वाली एक गोली ज़रूर होती थी। वो नादीदा हो सकता था लेकिन कैप्सूल के बगैर वहां नहीं पहुंच सकता था। दरअसल वो लिबास को तब्दील करते वक्त उसे उतारे हुए लिबास की एक जेब में डिब्बिया को भूल आया था। वह झुंझला कर रह गया। कार के जरिए होटल तक जाना गोया वक्त ज़ाया करना था। उसके होटल पहुंचने तक पता नहीं वो कितनी दूर जा चुकी होती। उसने ख्याल खुआनी के जरिए अपने एक मातियत से कहा, फौरन रेलवे स्टेशन जाओ और वहां शीतारा की हमशक्ल को तलाश करो। वो किसी प्लेटफॉर्म या किसी ट्रेन में नजर आ सकती है। वो अपनी कार स्टार्ट करके एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। ख्याल खुआनी के जरिए नताशा को शीतारा के मुतालिक बताने लगा, जो नीलमा की आवाज़ और लहजे में बोल रही थी। नताशा ने पूछा, क्या वो होटल में थी? इसका मतलब है वो इस शहर में नहीं रहती है। इसीलिए मेरा एक मातियत रेलवे स्टेशन गया है और मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। पोरस, वो किसी फ्लाइंग क्लब से त्यारा या हेलीकॉप्टर भी किराए पर ले सकती है। वो शायद ही तुम्हारे हाथ आ सके। मुझसे भूल हो गई। जहाँ सिग्नल के पास पहली कार में उसे देखा था, वहाँ नादीदा बनकर अपनी कार से निकलकर उसकी कार में जाकर बैठ सकता था। इस तरह उसके खुफिया ठिकाने पर भी पहुंच सकता था। दरअसल तुम अचानक शीतारा को जिंदा देखकर उलझ गए थे। ये उलझन और पेचीदगी सभी के लिए होगी। बाद में नीलमा की आवाज़ और लहजा सुनकर यकीन आ रहा है कि उसने फिर से एक शीतारा की हमशक्ल को ढूंढ लिया। वो एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ हर जगह उसे तलाश करता रहा। अपने मातियत से भी रब्ता करता रहा। वो ना एयरपोर्ट पर नजर आ रही थी और ना ही रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही थी। उसने एक फ्लाइंग क्लब की तरफ जाते हुए कहा, नताशा, मैं अपनी तसल्ली के लिए जा रहा हूँ। वो नादान नहीं है। किसी फर्जी नाम से त्यारा या हेलीकॉप्टर किराए पर ले जाएगी और धोखा देने के लिए ख्याल खुआनी के जरिए फ्लाइंग क्लब वालों के दिमागों पर हावी रहेगी। वो हाथ नहीं आएगी। उसे फरार होने का मौका मिल गया है। तुम उसके ताक़ुब में वक्त ज़ाया करो। मैं वक्त ज़ाया नहीं करता। ये तो मालूम कर सकता हूँ कि फ्लाइंग क्लब के अहम अफराद थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग रहे थे या नहीं। अगर वो गायब दिमाग रहे होंगे तो ये मालूम हो सकेगा कि उनका त्यारा या हेलीकॉप्टर कहाँ तक गया है। उसका पायलट बयान दे सकता है कि उसे किस मुकाम पर उतारा गया है। उसने फ्लाइंग क्लब पहुंचकर वहां के मुतल्लिका अफसरान के ख्यालात पढ़े। पता चला कि वो किसी भी वक्त गायब दिमाग नहीं रहे। नीलमा वहां नहीं गई। वो थक हार कर अपनी एक आर्जी रिहाइशगाह में आया। नताशा और नतालिया ने दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार की थी। ऐसा एहतियातन किया गया था। एक साथ एक जगह रहने का अंदेशा था कि वो बैक वक्त दुश्मन के जाल में फंस सकती हैं। उसने अपने एक छोटे से बंगले में आकर घड़ी देखी। तकरीबन 5 घंटे ज़ाया हो चुके थे। वो उसे किसी तरह गिरफ्त में लेने के लिए बड़ी देर तक तलाश करता रहा। वो बंगले में दाखिल होकर सबसे पहले बाथरूम में गया। वहां उतारे हुए लिबास की जेबों में हाथ डालकर देखा। नादीदा गोलियां और कैप्सूल जिस डिबिया में रखे हुए थे वो डिबिया नहीं मिली। वो परेशान होकर मेज़, अलमारी में और दराज वगैरह में तलाश करने लगा। तब उसे नीलमा का कहकहा सुनाई दिया। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वो बोली, इस डिबिया की ज़रूरत मुझे ज़्यादा थी, अब वो मेरे पास है। उसकी आवाज़ सुनते ही पोरस अपनी दाढ़ में दबी हुई गोली को निकलकर नादीदा हो गया। फिर उसे नीलमा का कहकहा सुनाई दिया, पोरस, बहुत चालाकियां दिखा चुके हो। अब कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। तुम्हारे नादीदा होने से पहले ही मैं तुम्हारे जिस्म में समा चुकी हूँ। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। वो बोली, तुमने मेरे साथ यही सलूक किया था जब मैं शीतारा के जिस्म में समाई थी और आश्रम के बेडरूम में थी, तो तुम नादीदा बनकर मेरे जिस्म में समा गए। मैंने तुमसे कितनी इल्तिजाएं की थी। तुम्हारे 30 अदद टेलीपैथी जाने वालों को वापस करने पर राजी हो गई। तुम्हारी बड़ी से बड़ी शर्त मानने को तैयार थी, मगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर मुझे तुमसे निजात हासिल करने के लिए शीतारा के जिस्म को छोड़ना पड़ा।
मैं तो शीतारा के मुर्दा जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में नई जिंदगी पा रही हूँ। तुम्हारा क्या बनेगा? तुम मरने के बाद भी दूसरा जिस्म हासिल करने की शक्ति नहीं रखते हो। अब तो तुम्हें मरने के बाद ही मुझसे निजात मिलेगी। वो बहुत बड़ी बाजी जीतकर फातिहाना अंदाज में बोलती जा रही थी। पोरस ख्याल ख्वानी के जरिए नताशा को बता रहा था कि वो कितने बड़े अजाब में मुब्तला हो गया है। नताशा ने परेशान होकर कहा, यह क्या हो गया? वो तो अब मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुसीबत में गिरफ्तार होने से परेशानी और बढ़ जाती है। फिलहाल मेरी ज़रूरी हदायत पर अमल करो। नतालिया के साथ मुझसे दूर रहो। मुझसे दिमागी राब्ता ना रखो, मैं तुमसे राब्ता रखूंगा। वो नताशा को ज़रूरी हदायत देने लगा। नीलमा उसके अंदर खामोश थी और देखना चाहती थी कि वो क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन वो खामोशी से सोफे पर बैठा हुआ था। वो बोली, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का मसला और तुम खामोश बैठे हो। ज़रूर कोई मक्कारी दिखाने वाले हो। वो बोला, जो ज़हीन हाजिर दिमाग या मक्कार होते हैं वो कभी चूहेदान में नहीं फंसते। मुझ जैसे फंसने वाले को तुम मक्कार कह रही हो? वो कहके लगाने लगा। कहके लगाने का अंदाज ऐसा था जैसे नीलमा का मजाक उड़ा रहा हो। वो बड़ी संजीदगी से इन कहकों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। इब्तदा में यहूदियों के पास ना फौज थी, ना हथियार, ना ऐसी ताकत जिसके बल पर वो दुनिया के नक्शे पर इसराइल जैसा मुल्क कायम कर लेते। अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक ने उन्हें हर तरह की माली इमदाद दी, हथियारों के अलावा एटमी टेक्नोलॉजी दी। अक़वाम मुत्तहिदा में एक नए मुल्क इसराइल के क़याम की हमायत की। इस तरह ये यहूदी राई से पर्वत बन गए। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो अब तक इसराइल की जड़ें मजबूत करता रहे। ये महज इसलिए कि आलम इस्लाम के खिलाफ एटम बम के अलावा यहूदियों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। ये एक तारीखी हकीकत है कि यहूदी इस्लाम की इब्तदा से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि यहूदी कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। मुसलमानों के लिए ताकीद है कि यहूदियों से न दोस्ती करें न उन पर एतमाद करें। इन हक़ाइक़ की बिना पर अमेरिका और यूरोप ने देखा कि इस्लाम उनके अपने ममालिक में भी फैलता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होकर दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन सकती हैं। तो इन ममालिक ने मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों के ज़रिए महाजराई शुरू की। इस तरह आज इसराइल 200 एटम बम और जदीद मिसाइल वगैरह तैयार करके आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। इसके बरक्स तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह या तो ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं या अमेरिका के मकरूज़ होकर उसकी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम करके अपने मुल्क और मुसलमानों को नाखवानदा और कमज़ोर बना रहे हैं। सिर्फ ईरान और लीबिया जैसे ममालिक अमरीकी और इसराइली शिकंजे में नहीं हैं। बाकी इस्लामी ममालिक में अवामी सतह पर इस्लामी तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं और साबित कर रही हैं कि इस्लाम बढ़ते रहने, फलते फूलते रहने और ता क़यामत कायम रहने के लिए है। अमरीका और इसराइल के दरमियान अक्सर इख्तलाफात होती हैं, लेकिन किसी इस्लामी मुल्क और मुसलमानों से निमटना हो तो वो अपने इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर मुत्तहिद हो जाते हैं। इस बार भी अमरीका और इसराइल के अकाबरीन ने एक खुफिया इजलास में इस तशवीश का इजहार किया कि उनकी कई अहम खुफिया दस्तावेज़ात चुरा ली गई हैं और वह किसी दिन भी टी.आर. भाटिया के जरिए ईरान पहुंचाई जा सकती हैं। इसराइली आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम ने अमरीकी अकाबरीन से कहा, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि हमारी खुफिया दस्तावेज़ात को ईरान पहुंचाने से पहले ही टी.आर. भाटिया को तलाश करके उसे गोली मार दी जाए, और अगर वो हाथ ना आए और हमारे अहम राज ईरान पहुंच जाएं तो फ़ौरन हम अपनी सियासी पॉलिसियों में ऐसी तब्दीलियों का ऐलान कर दें कि उन तब्दीलियों के बायस चुराई हुई दस्तावेज़ात की अहमियत ख़त्म हो जाए। अमरीकी फ़ौज के आला अफसर ने कहा, उन दस्तावेज़ात में हमारी फ़ौज के कई अहम राज हैं। ईरान उन राजों से फ़ायदा उठा सकता है। ब्रेन आदम ने कहा, हम फ़ौजी मामलात में भी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। मसलन एटम बमों की तैयारी और ज़ख़ीरा करने के मराकज़ तब्दील करके उन्हें किसी दूसरे मुकाम पर पहुँचाया जा सकता है। चुराई हुई दस्तावेज़ात में जो मंसूबे दर्ज हैं उन मंसूबों को भी तब्दील किया जा सकता है। ऐसा करने में कुछ वक्त लगेगा और परेशानी भी होगी, लेकिन टी.आर. भाटिया गिरफ्तार नहीं होगा और वह दस्तावेज़ात हमें वापस नहीं मिलेंगी, तो हमें सियासी और फौजी मामलात में बहुत सी तब्दीलियां करनी ही पड़ेंगी। अमेरिका के एक आला हाकिम ने कहा, मिस्टर आदम, आपकी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा मुसलमान हो गई है, पारस की शरीक हयात और उसके बच्चे की माँ बन चुकी है। क्या अब उस यहूदी अल्पा को इसराइल और यहूदियों से कोई मोहब्बत नहीं रही? ब्रेन आदम ने कहा, यह सुनी सुनाई बात है कि अल्पा मुसलमान हो गई है। वह पारस की शरीक हयात और उसके बच्चे की माँ बनने के बावजूद यहूदी है और यहूदी मुफादात के लिए हमारे काम आती रही है। फिर आप अल्पा से क्यों नहीं कहते कि वो मुमलिकत इसराइल से चुराई हुई दस्तावेज़ात वापस ला कर दे? ब्रेन आदम ने कहा, वो दस्तावेज़ात अल्पा के पास नहीं, टी.आर. भाटिया के पास हैं। वो किसी के हाथ नहीं आ रहे, लेकिन वो पारस के जरिए ईरानी हुकाम से कह सकती है, क्योंकि टी.आर. भाटिया एक ईरानी आमिल का ताबेदार है। वो शामिल से और भाटिया से खुफिया दस्तावेज़ात लेकर उन्हें पढ़े बगैर वापस कर सकती हैं। क्या आप समझते हैं कि अल्पा ऐसी कोशिशें नहीं कर रही है? उसने ईरानी हुकाम से पारस और फरहाद के जरिए रब्ता किया है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि उस ईरानी आमिल और भाटिया से खुद उनका रब्ता नहीं हो रहा है। पता नहीं वो ईरानी आमिल कहाँ रुपोश है और उन दस्तावेज़ात को ईरान पहुँचाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं। हो सकता है ईरानी हुकाम अल्पा से झूठ बोलकर उसे टाल रहे हो। वो सच बोल रहे हैं।
हम और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमारी खुफिया दस्तावेजात ईरान पहुंची होती तो ईरानी हुक्काम हमारे खिलाफ कई सियासी इकदाम कर चुके होते। हो सकता है वो किसी मुनासिब मौके पर इकदाम करना चाहते हों। ऐसे शुबहात में मुब्तला होने से बेहतर है कि हम सब हालात का सही तज्जिया करें। क्या आप सब ने अखबारात में नहीं पढ़ा है कि टीआर भाटिया हिंदुस्तान में है और उसका रब्ता बिल्लीडोना से रहता है? इससे अंदाज़ा होता है कि ईरानी आमिल हुकूमत ईरान से बदजन है और भाटिया के जरिए बिल्लीडोना से दोस्ती कर चुका है। इसका मतलब है कि भाटिया के अलावा अब बिल्लीडोना को भी तलाश करना होगा। ये बातें अमरीकी और इसराइलिया काबरीन के खुफिया इजलास में हो रही थी। इनके अलावा रूस, फ्रांस और जर्मनी वगैरह जैसे बड़े ममालिक में भी एक दूसरे से यही कह रहे थे कि अपनी अपनी खुफिया दस्तावेजात हासिल करने के लिए उन्हें भाटिया के अलावा बिल्लीडोना को भी तलाश करना होगा। बिल्लीडोना ने जिस दिन वो अखबारात पढ़े थे उस दिन से उसका सुकून बर्बाद हो गया। वह तमाम टेलीपैथी जानने वालों से दूर होकर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी। यूं गुमनाम रहकर दुश्मनों से और तमाम परेशानियों से महफूज थी। मगर उस डमी भाटिया ने एक रात बिल्ली की ख्वाबगाह में आकर उस पुरसुकून जिंदगी में हलचल पैदा कर दी थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए डमी भाटिया को मुखातिब किया और पूछा, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, मैंने कई अखबार वालों को ख्याल ख्वानी के जरिए सैर ज़्यादा करके ये खबर छपवाई है कि मेरा तुमसे राब्ता रहता है। तुमने मेरी पुरसुकून जिंदगी में हलचल पैदा कर दी है। तुमने ऐसा क्यों किया है? पहले तो मैं नहीं जानता था कि जिस बंगले के बेडरूम में चोरों की तरह दाखिल हो रहा हूँ वहाँ बिल्लीडोना से यानी तुमसे मुलाकात होगी। मेरा मकसद ये था कि मैं किसी के भी घर में वो अटैची पहुँचाकर फिर अखबारात में खबरें छपवाकर तमाम तलाश करने वालों को ये बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश के एक शहर बिलासपुर में हूँ। क्या उस अटैची में वाकई दस्तावेजात हैं? भला मैं ऐसी हमाकत क्यों करूंगा? अटैची में जो कागजात हैं उनमें लिखा हुआ है कि ईरान से मेरे ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन मेरा अमल ईरानी मुसलमान है। वह इस्लामी ममालिक की बेहतरी के लिए उन दस्तावेजात को अपने पास महफूज रखेगा। जब किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ जारहाना इकदाम किए जाएंगे तो फिर इन दस्तावेजात को जारहाना इकदाम करने वाले मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तुम अपने मतलब के लिए काम कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुश्किलात कैसी? तुम वह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह रुपोश रह सकती हो। ऐसा तो मैं कर रही हूँ। तुमसे कहती हूँ कि आइंदा मुझसे दिमागी राब्ता न रखना। तुम आना चाहोगे तो मैं सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगी। ऐसा जुल्म न करना, मैं दिल की बात कहता हूँ। तुम्हें देखकर दीवाना हो गया हूँ। अगर तुम्हारे दिल में गुंजाइश है तो मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़ात से नुकसान कभी नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हारे एतमाद और मर्जी के मुताबिक तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारे काम आता रहूंगा। वो ज़रा सोच कर बोली, तुम मुझे घर से बेघर कर रहे हो। यहाँ मैंने एक शख्स को दिखावे का शौहर बनाया था। मैं जहाँ भी एक आम औरत की हैसियत से पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहूँगी वहाँ मेरे साथ किसी मर्द का होना लाजमी है। इस देश में औरत किसी मर्द के बगैर रहकर बदनाम भी होती है और तजस्सुस भी पैदा करती है कि वो कौन है, कहाँ से आई हो और बेइंतहा दौलतमंद कैसे है। तुम दुरुस्त कहती हो। प्लीज़ मुझ पर एतमाद करो, मेरे साथ गुमनाम बनकर रहो। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला हमारे साय तक भी नहीं पहुंच सकेगा। तुम पर भरोसा करने का मतलब होगा कि तुम्हारे आमिल को मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम होता रहेगा और तुम उसके हुक्म के मुताबिक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकोगी। वो हंसते वो बोला, ना मेरा कोई आमिल है और ना मैं किसी का मामूल हूँ। मैंने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को और तमाम बड़े ममालिक को धोखा देने के लिए ये झूठ कहा है कि मैं किसी आमिल के ज़ेर असर हूँ और वो आमिल मुझे अपनी दादी नीलमा से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा है। क्या तुम सचमुच टीआर भाटिया यानी नीलमा के पोते तिलकराम भाटिया नहीं हो? नहीं, मैं नीलमा को एक फर्जी पोते टीआर भाटिया को तलाश करते रहने और भटकाने रहने के लिए ऐसी चालें चल रहा हूँ। तुम नीलमा के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे अपने एतमाद में लिए बगैर, मुझसे दोस्ती और मुलाकात किए बगैर मुझसे बहुत से राज जानना चाहती हो। इंसाफ से कहो, तुमसे कोई मजबूत रिश्ता कायम किए बगैर तुम्हें अपना राजदार कैसे बनाऊं? बेहतर है तुम मेरे बारे में अच्छी तरह गौर करो। अगर तुम्हारा दिलो दिमाग मेरी तरफ माइल हो और तुम मुझसे मजबूत रिश्ता कायम करने पर आमादा हो सको तो मुझे अपने पास बुला लेना। फिर मैं तुमसे अपना कोई राज नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, मैं गौर करने के बाद जल्द ही तुमसे रब्ता करूंगी। बिल्लीडोना ने उसे रब्ता ख़त्म किया। फिर एक हैंडबैग में अपना ज़रूरी सामान रखकर उस बंगले से दूर चली आई। उसने अपने मामूल और ताबेदार डमी शौहर दीवान वर्मा के दिमाग में ये बात नक्श की कि उसकी धर्मपत्नी पिछली रात से लापता है और वह अब तक घर वापस नहीं आई है। उसके जाने के बाद वो समझ रहा है कि उसकी पत्नी ने शायद जादू टूने के जरिए उसे अपना गुलाम बना रखा था। उसके लापता होने के बाद वो अपना कीमती बंगला देखकर और आहनी सेफ में हीरे जवाहरात देखकर हैरान है कि वह इस कदर दौलतमंद कैसे हो गया है। उसने ये तमाम बातें मुख्तलिफ अखबारात में छपवा दी। अमरीकी और हिंदुस्तानी सुरागरसां ये खबर पढ़ते उस बंगले में आए। दीवान वर्मा से तरह तरह के सवालात करने लगे। फिर उन्होंने बिल्ली के बेड के नीचे से वह अटैची निकाल कर इसे खोलकर कागजात को पढ़ा। इन कागजात में वही लिखा हुआ था जिसका जिक्र डमी भाटिया ने किया था। उन सुरागरसानों की इंक्वायरी की यह रिपोर्ट भी अखबारात में शाया की गई। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले जिन्हें भाटिया की तलाश थी वह सब मध्य प्रदेश के शहर बिलासपुर में आने लगे और इस शहर के अतराफ के इलाकों में भी भाटिया और बिल्लीडोना को तलाश करने लगे। एक शाम बिल्लीडोना ने भाटिया से रब्ता करके कहा, मैं बंगाल के एक शहर खरगपुर में आ गई हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और इसी नतीजे पर पहुंची हूँ
कि हम दोनों साथ रहकर तमाम तलाश करने वालों से महफूज रह सकती हैं। मुझे खुशी है कि तुम मुझ पर एतमाद कर रही हो। क्या मैं खड़गपुर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने राब्ता ख़त्म किया। डमी भाटिया ने मुझे मुखातिब करके बताया कि वो बिली डोना का एतमाद हासिल कर चुका है और उसके साथ रिहाइश इख्तियार करने जा रहे हैं। अगर बिली कोई मक्कारी करे तो मैं उस पर नज़र रखूंगा और उसकी मक्कारी से उसे महफूज रख सकूंगा। वह मुझे ये रिपोर्ट देकर चला गया। पोरस ने एक बार नीलमा से जैसा सलूक किया था, अब नीलमा भी नादीदा बनकर पोरस के अंदर समाकर उसके साथ वैसे ही सलूक कर रही थी। उसने उसे चैलेंज किया था कि वो उसे अपने अंदर से नहीं निकाल सकेगा और वो हमेशा उसके अंदर रहकर उसकी तमाम मसरूफियात से आगाह होती रहेगी और उसका जीना मुहाल कर देगी। देखा जाए तो पोरस इस बला के शिकंजे में आ गया था और इससे शिकंजे से निकलना वाकई मुमकिन नहीं था। नीलमा को यकीन था कि अब पोरस की कोई चालाकी काम नहीं आएगी। पहले तो पोरस वाकई परेशान हो गया कि इस बला को अपने अंदर से नहीं निकाल सकेगा। फिर वो अचानक कहके लगाने लगा। उसके कहके बता रहे थे कि वो उसे अपने अंदर से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वो नागवारी से बोली कि अब पागल हो गए हो। वास्ते वो बोला, मेरा नाम पोरस है, मैं पागल नहीं होता। पारस की तरह दूसरों को पागल बना देता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे अपने अंदर से निकलने पर मजबूर कर सकोगे? तुम्हें अभी पता चलेगा कि मैं तुम्हें किस तरह मजबूर कर सकता हूँ। इससे पहले तुम्हें समझाता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझसे दूर चली जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा। मैं मानती हूँ कि तुम और पारस जबरदस्त चालबाज हो, लेकिन तुम चाहे कितनी भी चालें चलो, नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकोगे। मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें दिन में तारे नजर आने लगेंगे। थोड़ी देर बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? मुझे किसी का इंतजार है। ओहो, तजस्सुस पैदा कर रहे हो? क्या हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और भगवान तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं पे धारने वाले हैं? उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। पोरस ने कहा, आ जाओ। नीलमा ने देखा कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। उसका हाथ पीछे था। पोरस ने उससे कहा, शुरू हो जाओ। उससे शख्स ने पीछे वाले हाथ को आगे किया। उसके हाथ में नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बनाने वाली दवा का एक छोटा कैन था। उसने कैन से स्प्रे किया। चंद सेकंड में ही नीलमा पोरस के अंदर से निकलकर नमूदार हो गई। वो नादीदा न रह सकी। उसके मुंह में और लिबास में जितनी गोलियां और कैप्सूल थे वो सब नाकारा हो चुके थे। नमूदार होते ही नीलमा के हलक से चीख निकल गई। वह दुश्मन के सामने जिस्मानी तौर पर हाजिर हो गई थी। पोरस ने कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि जो बात तुम्हारे लिए नामुमकिन हो वो मेरे लिए भी नामुमकिन हो। ये तो बिल्कुल मामूली सी बात थी, बस ज़रा हाजिर दिमागी लाजमी थी। अब बोलो, कहाँ बचकर जाओगी? वो दोनों हाथों से सर थामकर गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गई। फिर बोली, वाकई जहानत के आगे बड़े बड़े हथियार और ख़तरनाक सलाहियतें भी बेकार हो जाती हैं। तुमने मेरी तवक्को के खिलाफ मुझसे निजात हासिल कर ली। मैंने तो निजात हासिल कर लिया, मगर तुम शिकंजे में आ गई हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब तुम दुश्मनों जैसा सलूक करोगे, मुझे जख्मी करके मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर मुझे अपनी मामूला और कनीज बनाना चाहोगे, तो मेरी आत्मा ये जिस्म छोड़कर चली जाएगी। फिर मैं कोई दूसरा जिस्म हासिल कर लूँगी। बेशक तुम ऐसा कर सकती हो। वैसे ये तो बताओ कि तुमने देवी सीतारा का ये जिस्म कैसे हासिल किया है? ये नंदा रानी का जिस्म है। मैंने प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए खुद को देवी सीतारा का हमशक्ल बनाया। एक तो मुझे यह हसीन चेहरा पसंद है, फिर ये कि सीतारा की हमशक्ल बनकर मैंने आज तुम्हें ट्रैप किया। आइंदा पारस को ट्रैप करने वाली थी। वह अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर बोला, ये मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम मेरे काबू में नहीं आओगी, इसलिए अपनी आत्मा को यहाँ से ले जाओ और ये जिस्म यहीं छोड़ दो। उसने नीलमा का निशाना लिया। फिर ठाएं ठाएं की आवाज़ के साथ कई गोलियां चलाईं। दो उसके सीने में पेवस्त हुईं, बाकी गोलियों ने उसके चेहरे को छलनी कर दिया। फिर उसने नताशा से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मैं अपनी कार में यहाँ से कई किलोमीटर दूर जा रहा हूँ ताकि स्प्रे की हुई दवा के असरात से निकल जाऊँ। तुम मेरे दिमाग में रहकर मालूम करती रहो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। वहाँ आकर मुझे नादीदा बनाने वाली गोलियाँ दो। नताशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, यहाँ से फ़ौरन निकलो। नीलमा की आत्मा हमें देख रही होगी, वह तुम्हारे मौजूदा चेहरे को पहचानती है। तुम्हें नादीदा होकर उसकी आत्मा से रूपोश रहना पड़ेगा। वो बाहर कार में आकर बैठते हुए बोला, मैंने भी यही सोचा है। नादीदा होकर किसी दूसरी जगह जाकर अपना चेहरा तब्दील करूँगा, फिर उसकी आत्मा मुझे पहचान नहीं सकेगी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो कार स्टार्ट करके उसे ड्राइव करता हुआ वहाँ से दूर जाने लगा। नताशा उसके दिमाग में थी। जब वो कई किलोमीटर दूर आ गया तो नताशा ने उसके पास पहुंचकर उसे गोलियां दी। वो एक गोली निकलकर नज़रों से ओझल हो गया। फिर तकरीबन 3 घंटों बाद वह नताशा और नतालिया की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो उसका चेहरा बदल चुका था। नतालिया ने उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, अब नीलमा तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। मैं तो ख्याल ख्वानी के जरिए यकीन कर रही हूँ कि तुम मेरे पोरस हो। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों रोमांस के मूड में हो। मैं अपने बेडरूम में जाकर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करने की कोशिश करूंगी कि नीलमा ने कोई दूसरा जिस्म हासिल किया है या नहीं। वह दूसरे कमरे में चली गई। पोरस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर नतालिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम ऐसी चीज़ों के तुम्हें हासिल करने के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। वस्ते वो बोली, सिस्टर भी समझदार हैं, हमें तनहा छोड़कर चली गई हैं। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर नताशा की आवाज़ सुनाई दी, पोरस जल्दी से दरवाज़ा खोलो, कुछ गड़बड़ हो रही है।
उसने फौरन ही नतालिया से अलग होकर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। नताशा अंदर आकर परेशानी से बोली, मेरी ख्याल खुआनी की लहरें परवाज़ नहीं कर रही हैं। मेरी टेलीपैथी की सलाहियत ख़त्म हो गई है, तो मेरे दिमाग में आओ। पोरस ने उसके दिमाग में जाने के लिए ख्याल खुआनी की परवाज़ की, मगर ना कर सका। बार बार नाकाम कोशिशें करने के बाद हैरानी से बोला, ये क्या हो रहा है? मेरी भी टेलीपैथी की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। टेलीपैथी के इख्तिताम वाली बात सिर्फ पोरस और नताशा तक महदूद नहीं थी। दुनिया के जिस हिस्से में भी टेलीपैथी जानने वाले थे, सभी इस गैर मामूली सलाहियत से महरूम हो गए। इनमें अल्पा, पारस, फहमी, अली तैमूर, बिली डोना, बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, अमेरिका, रूस, इसराइल और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले सभी टेलीपैथी से महरूम हो गए थे। ये इनकलाब अचानक आया था। बाबा साहब के इदारे में टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली दवा बहुत ज़्यादा मिकदार में तैयार की गई थी। जनाब तबरेज़ी ने इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद को हदायत दी थी कि वो नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा करने वाली दवाएं और टेलीपैथी को हमेशा ख़त्म करने वाली दवा भी वाफिर मिकदार में ले जाकर दुनिया के हर गोशे में जाएं और तमाम दवाएं स्प्रे करें। दुनिया का कोई मुल्क और कोई जजीरा ना छोड़ा जाए। उन्होंने फरमाया, ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी जानने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते जा रहे हैं और जिसे देखो वही नादीदा बनकर दूसरों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लिहाजा इन तमाम खुराफात को ख़त्म किया जाए। सिर्फ वो अफराद जिन्होंने कुदरती तौर पर मेहनत और रियाजत से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है, उन पर दवा असर नहीं करेगी। जिन अफराद की टेलीपैथी का इल्म बाकी रहेगा, उनमें से एक मैं हूँ। मेरे अलावा आमना, फरहाद, नीलमा, महाराज और गुरुदेव हैं। बाकी टेलीपैथी जानने वाले ठा, तमाम नादीदा बनने वाले ठा, तमाम कैप्सूल के ज़रिए परवाज़ करने वाले ठा, हमेशा के लिए ठा। पिछले 3 दिनों से दुनिया के हर मुल्क, हर शहर, हर कस्बे और हर जजीरे में वह तमाम दवाएं स्प्रे की जा रही थी। बाबा साहब के इदारे के सैकड़ों अफराद ये काम अंजाम दे रहे थे। फहमी, अली तैमूर, अल्पा, पारस और इदारे के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को पहले ही बता दिया गया था कि उनका ये इल्म ख़त्म होने वाला है। जनाब तबरेज़ी के इस फैसले के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। उन पर सभी को एतमाद था कि वो इदारे और मुसलमानों की बेहतरी के लिए बेहतरीन फैसले करते और उन फैसलों पर अमल कराते रहते हैं। सिर्फ अल्पा ने दबी ज़ुबान से एतराज़ किया, पारस, हम टेलीपैथी के बगैर निहत्ते हो जाएंगे। हम इस इल्म की बदौलत दूसरों से मुख्तलिफ और मुमताज़ रहते हैं। ये इल्म नहीं रहेगा तो हम आम इंसानों की तरह अपनी कोई ख़ास हैसियत नहीं बना सकेंगे। दूसरों के रहम करम पर रहेंगे और दुश्मनों से छुपते फिरेंगे। पारस ने कहा, हमारे पास जहानत है और बरसों के तजुर्बात, यही हमारा हथियार है। टेलीपैथी के बगैर सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी निहत्थे हो जाएंगे। सिर्फ अपने बारे में ऐसा ना सोचो, दुश्मन भी हमसे छुपते फिरेंगे। कुछ भी हो, मैं इस इल्म से महरूम नहीं होना चाहती। मुझे इसराइली काबरीन और पूरी यहूदी कौम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह इल्ज़ाम दिया जाएगा कि मैंने तुमसे शादी करके अपने साथ दूसरे यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को भी नुकसान पहुंचाए। अल्पा, इसराइली काबरीन ये भी तो देखेंगे कि सिर्फ उनसे दुश्मनी नहीं की गई है, दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों से ये इल्म छीन लिया गया है। मैं ये बात अच्छी तरह समझती हूँ कि जनाब तबरेज़ी के हर फैसले को तस्लीम करना चाहिए। इसके बावजूद तुमसे कहती हूँ कि मुझे दिलो जान से चाहते हो तो मेरे लिए कुछ करो। मुझे इतनी अहमियत दो कि ये इल्म मेरे पास बरकरार रहे। मैं खुद इस इल्म से महरूम होने वाला हूँ, फिर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम बचाव की तदबीर कर सकती हो तो करो, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं तदबीर कर सकती हूँ लेकिन तुम बुरा मान जाओगे। तुम अपनी बेहतरी जिस बात में समझती हो, मैं उस बात का बुरा नहीं बनाऊंगा। बोलो, क्या तदबीर है, क्या करना चाहती हो? मैं कुछ अरसे के लिए तुमसे जुदा होकर ऐसी जगह चली जाना चाहती हूँ जहाँ वो दुश्मन दवाएं मुझ तक ना पहुँच सकें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपनी बेहतरी के लिए मुझसे दूर कहीं भी जा सकती हो। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ हो। फिर जब तुम्हारा दिल चाहे चली आना। मेरे दिल के और मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। पारस से इजाज़त मिलते वो 1 घंटे बाद ही बेटी को लेकर आंसू बहाते हुए उससे रुखसत हो गई। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए यहूदी टेलीपैथी जानने वाले मातियतों से रब्ता किया। उन्हें बताया कि टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली दवा दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्प्रे की जाएगी। उन मातियतों को किसी शहर, कस्बे या किसी जजीरे में नहीं रहना चाहिए। उन्हें किसी ऐसे दुश्वार गुजार जगह जाकर छुप जाना चाहिए जहाँ दवा स्प्रे करने वाले ना पहुँच सकें। फिर उसने आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम से रब्ता करके कहा, बिग ब्रदर, नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बनाने वाली दवाएं स्प्रे की जाने वाली हैं। आप तमाम दवाओं को ज़ेरे ज़मीन पहुंचा दें ताकि वो स्प्रे के असरात से महफूज रहें। ब्रेन आदम ने कहा, हम उन दवाओं को तय खाने में रखते हैं, तुम फिक्र ना करो। फिक्र यह है कि स्प्रे की हुई दवाओं का असर कई घंटों तक रहेगा। इस दौरान में तय खाने का दरवाज़ा खोला जाएगा तो वहाँ की तमाम दवाएं नाकारा हो जाएंगी। मैं सख्ती से ताकीद करूँगा कि कम से कम 1 हफ्ते तक तय खाने के दरवाजे को खोला ना जाए। ये अच्छा हुआ कि तुमने वक्त से पहले ही बता दिया। एक और बुरी खबर है, बाबा साहब के दायरे में टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली दवा तैयार हो चुकी है। इस दवा को भी दुनिया के हर खित्ते में स्प्रे किया जाएगा। मैंने अपने मातियत टेलीपैथी जानने वालों को समझा दिया है कि वो किसी मुल्क, किसी शहर और किसी जजीरे में ना रहें। ऐसी जगह का इंतखाब करें कि दवा स्प्रे करने वाले वहाँ तक ना पहुँच सकें। तुम खुद को किस तरह बचाओगी?
मैं पारस से बहुत दूर जा रही हूँ। एक तय खाने में अपनी बेटी के साथ बंद रहूंगी। मेरे पास खाने पीने का और दूसरी अहम ज़रूरत का सामान रहेगा। बेशक तुमने पारस से शादी करके दानिशमंदी का सबूत दिया है। हम सबको पहले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मौका मिल रहा है। ब्रेन आदम ने एक लेबॉर्ट्री और उसके तय खाने के मुसल्ला गार्ड्स को हुक्म दिया कि एक हफ्ते तक तय खाने का दरवाज़ा किसी को खोलने की इजाज़त ना दी जाए। लेकिन बाबा साहब के दायरे के अफराद बड़ी हिकमत अमली से काम कर रहे थे। जिन ममालिक के बारे में ये मालूमात थी कि वहाँ किसी की लेबॉर्ट्री या तय खाने में गोलियों और कैप्सूलों का ज़खीरा है, वहाँ वो पहले मुसल्ला गार्ड्स को टेलीपैथी के जरिए सैरज़दा करते, फिर तय खानों में जाकर दवा स्प्रे करके वापस जाते वक्त उन इलाकों में टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा स्प्रे करके खुद भी इस इल्म से महरूम हो जाते। उन्होंने 3 दिनों में दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम जजीरों में दवाएं स्प्रे की। वो स्प्रे करने वाले सैकड़ों की तादाद में थे। इसके बावजूद वो दुनिया के हर हिस्से में नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उनका ये काम 3 दिनों के बाद भी जारी रहा। जो दुश्वार गुजार मुकामात रह गए थे वहाँ भी वो पहुँच स्प्रे करते जा रहे थे। वैसे ये 3 दिनों में ही खातिरख्वाह नताइज सामने आए थे। तकरीबन 95% मारूफ टेलीपैथी जाने वाले इस इल्म से महरूम हो चुके थे। जो 5% रह गए थे उनकी भी खैर नहीं थी। कुछ दिनों बाद सही वो भी इन दवाओं के ज़ेरे असर आने वाले थे। बिली डोनर ने डमीटियार भाटिया से पूछा, तुम परेशान नहीं हो रहे हो जबकि इतने बड़े और गैर मामूली इल्म से महरूम हो गए हो? वो बोला, मैं इसलिए हैरान और परेशान नहीं हूँ कि मेरा ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि एंटी टेलीपैथी दवा और नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बनाने वाली दवाएं स्प्रे की जाएंगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से कोई फ़ायदा ना होता। तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपकर इन दवाओं से बच नहीं सकती थी। तुम्हें चंद दिनों में मालूम होगा कि जीते जी कब्रों में जाकर छुपने वाले भी इन दवाओं के ज़ेरे असर आ चुकी हैं कि पोरस, पारस और नीलमा वगैरह भी टेलीपैथी से महरूम हो गए हैं। जिन लोगों ने मसनूई तरीके से यानी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, वह तमाम लोग महरूम हो चुके हैं। जिन अफराद ने दिन रात की मेहनत और रियाजत से ये इल्म हासिल किया है, कुदरत की तरफ से अता करदा उनका इल्म एंटी टेलीपैथी दवा से मुतासिर नहीं होगा। फरहाद साहिब, मोहतरमा आमना फरहाद, नीलमा, महाराज और गुरुदेव इस इल्म से महरूम नहीं रहेंगे। ओ गॉड, फिर तो नीलमा मेरे दिमाग में आकर मुझे अपनी मामूला और कनीज बना लेगी। मैं उससे किस तरह बच पाऊंगी? वह तुम्हारे मौजूदा चेहरे और लबो लहजे से वाकिफ़ नहीं है। फिलहाल तुम महफूज हो और इसी तरह रूपोश रहकर महफूज रहोगी। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि महाराज और गुरुदेव भी तुम्हारे खून के प्यासे हैं। तुमने उनके एक भाई शिवराज को कत्ल किया था, वह तुम्हें कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे हैं। हाँ, अब यही तरीका रह गया है। मैं रूपोश रहकर तमाम दुश्मनों से महफूज रह सकूंगी। अब मैं टेलीपैथी के बगैर एक आम सी औरत हूँ। क्या अब भी मेरे साथ रहोगे? मेरे मुंह में एक मर्द की ज़ुबान है। मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम शाहिद कामरान है। मुझे बाबा साहब के दायरे से तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा और मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनकर रहूँगा। बिल्ली ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसके सीने पर सर रख लिया। अब वही उसकी जानो माल और इज़्ज़त व आबरू का मुहाफ़िज़ था। पोरस ने कभी दावा किया था कि उसने कुदरती तौर पर टेलीपैथी सीखी है, लेकिन इस इल्म से महरूम होने के बाद उसका झूठ ज़ाहिर हो गया। उसने नताशा से कहा, हम 12 घंटों तक एक दूसरे से दूर रहेंगे, फिर हमारी टेलीपैथी का इल्म बहाल हो जाएगा। अभी उसे मालूम नहीं था कि वो हमेशा के लिए ख्याल ख्वानी से महरूम हो गया है। वो नताशा से दूर होकर वर्जिश करता रहा और योगा की तवानाई बहाल करने की कोशिश करता रहा। उसे अंदेशा था कि नीलमा और पारस वगैरह उसके दिमाग में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए वो वर्जिश करने के साथ साथ योगा की मशकें करने लगा। इस तरह बार बार सांस रोककर अपनी महारत का यकीन करता रहा कि कितने मिनट तक सांस रोक सकता है। नीलमा की आत्मा किसी खूबसूरत दोशीज़ा की तलाश में भटक रही थी, इसलिए उसे ये मालूम नहीं हो सका कि बड़ी बड़ी हस्तियां ख्याल ख्वानी से महरूम हो गई हैं। महाराज और गुरुदेव को तकरीबन 10 घंटे के बाद मालूम हुआ कि टेलीपैथी की दुनिया में इनकलाब आ गया है और मसनूई तरीके से ये इल्म हासिल करने वाले अब हीरो से ज़ीरो बन चुके हैं। महाराज ने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी के ज़रिए पहले मुझसे रब्ता किया। मैंने पूछा, किस लिए आए हो? उसने कहा, मालूम करना चाहता हूँ क्या तमाम टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम हो गए हैं? हाँ, सिर्फ 12 घंटे के लिए नहीं, तमाम उम्र के लिए महरूम हो गए हैं। मेहनत और रियाजत के ज़रिए कुदरती तरीके से ये इल्म हासिल करने वाले ख्याल ख्वानी करते रहेंगे। वो खुश होकर बोला, ये तो कमाल हो गया। अब आप और हम जैसे चंद टेलीपैथी जानने वाले इस दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। हमसे भी बड़े बड़े लोग अपनी बेइंतहा दौलत, बेपनाह ताकत और लामहदूद इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखते देखते मर गए। मेरा मशवरा है, अच्छे शरीफाना ख्वाब देखो और जब तक जिंदा हो इस इल्म के ज़रिए इंसानियत की भलाई के लिए काम करते रहो। महाराज नसीहत सुनना नहीं चाहता था, इसलिए चला गया। उसे मालूम था कि फ़हमी, अली, तैमूर और पारस वगैरह ने ट्रांसफार्मर मशीन से ये इल्म सीखा था, इसलिए ख्याल है कि वो सब टेलीपैथी से महरूम हो गए होंगे। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर पारस के दिमाग में पहुंच गया। पारस ने पूछा, कौन है? किसके पेट में दर्द हो रहा है? महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, एक बहुत बड़े गैर मामूली इल्म से महरूम हो गए, फिर भी जिंदा दिली नहीं गई। तुम्हारे पापा क्या दिन रात तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे? वाकई तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम कोई यह मकाना हरकत करोगे?
मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने के बाद तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ। चूंकि अभी दवा का असर है इसलिए तुम सांस नहीं रोक सकोगे। अभी मैं तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा कर सकता हूँ। अच्छा, तुम मुझसे इजाज़त लेकर जलजला पैदा करोगे? उसने जवाबन जलजला पैदा करने के लिए उसे कई दिमागे झटके दिए। पारस बिल्कुल साकित रहा। फिर उसने पूछा, क्या हुआ महाराज? ये मेरे दिमाग में गुदगुदी क्यों कर रहे हो? महाराज दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। बात समझ में आ गई कि दूसरों को टेलीपैथी से महरूम करने से पहले जनाब तबरेज़ी ने रूहानी उलूम के ज़रिए फरहाद के तमाम फैमिली मेम्बरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। वो लोग नादान नहीं हैं। उन्होंने पहले एहतियाती तदाबीर की, इसके बाद दवाएं स्प्रे कराई हैं। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। इस बार पोरस के दिमाग में पहुंच रहा था। उसने सांस रोक ली। महाराज ने दूसरी बार उसके दिमाग में पहुंचते ही कहा, सांस ना रोकना। इतना बता दो, क्या ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरे पास आ सकते हो? उसने जवाब दिया, मेरी ख्याल ख्वानी का इल्म ख़त्म हो चुका है, लेकिन योगा की महारत बाकी है, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे। ये कहते उसने सांस रोकी। महाराज दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसे नाकामी तो हुई, मगर इत्मीनान भी हुआ कि पोरस के पास सिर्फ योगा की सलाहियत रह गई है। उसे किसी तरह तलाश करके ज़ख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाया जा सकता है और तनवीमी अमल के ज़रिए उसे और नताशा को अपना ताबेदार बनाया जा सकता है। उसे नताशा का मौजूदा लबो लहजा मालूम नहीं था, इसलिए वह अभी महफूज थी, लेकिन उसे ढूंढ निकालने की राह निकाली जा सकती थी। इसी तरह वह बिली डोना के लबो लहजे से भी वाकिफ़ नहीं था। वैसे अब उम्मीद बन गई थी कि उसके दोनों भाइयों को कत्ल करने वाली दोनों औरतें टेलीपैथी से महरूम हो गई हैं। उन्हें जल्द ही ट्रैप कर लिया जाएगा, फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर हलाक किया जाएगा। महाराज के भाई गुरुदेव ने कहा, भाई महाराज, हमें नीलमा से रब्ता करना चाहिए। उन दोनों ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन उनकी सोच की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिला, क्योंकि अब तक उसकी आत्मा ने किसी दोशीज़ा का जिस्म हासिल नहीं किया था। जिस्म हासिल होते ही दिमाग भी हासिल होता। गुरुदेव ने हैरानी से पूछा, भाई महाराज, वो तो नहीं मिल रही, क्या मर चुकी है? वो आत्मा शक्ति वाली मर नहीं सकती। एक जिस्म को हलाक किया जाएगा तो वो दूसरे जिस्म में चली जाएगी। वो जिंदा है, मगर कहाँ है और क्या कर रही है ये बाद में मालूम हो सकता है। अमरीकी और इसराइली अकाबरी ने एक दूसरे से रब्ता किया। अमरीकी अकाबरी ने कहा, हमारी तमाम टेलीपैथी जानने वाले नाकारा हो चुके हैं, तुम्हारे यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों का क्या हाल है? इसराइली फौज के एक अफसर ने कहा, एल्पा को पहले मालूम हो चुका था वो महफूज है और अभी हमसे रब्ता करने वाली है। क्या तुम्हारे पास नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों का जखीरा मौजूद है? नहीं, तमाम गोलियां और कैप्सूल नाकारा हो चुकी हैं। हमने भी बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे, उन्हें तय खाने में छुपाया था। उसका चोर दरवाज़ा मुसल्ला पहरेदारों को भी खोलने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद तमाम गोलियां और कैप्सूल नाकारा हो चुके हैं। मुसलमानों ने हमारे खिलाफ ज़बरदस्त चाल चली है। हमसे टेलीपैथी जानने वालों के अलावा गैर मामूली गोलियां और कैप्सूल भी छीन लिए। ये तमाम चीज़ें उनके पास महफूज होंगी। इस तरह वो आइंदा हम पर बरतरी हासिल करते रहेंगे। एल्पा बता रही थी कि फरहाद की फैमिली के तमाम अफराद और बाबा साहब के इदारे के तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी इस इलम से महरूम हो गए हैं। अक्ल ये बात तस्लीम नहीं करती कि मुसलमान जानबूझकर अपना इतना बड़ा नुकसान करेंगे। उनके इदारे में गोलियां कैप्सूल भी महफूज होंगे और टेलीपैथी जानने वालों का इलम भी बरकरार होगा। वो दुनिया वालों को धोखा दे रहे हैं, ये जता रहे हैं कि उन्होंने इंसाफ किया है और ताकत का तवाज़न कायम रखने के लिए अपनी गोलियां कैप्सूल और अपने बेशुमार टेलीपैथी जानने वालों को नाकारा बना दिया है। बेशक अकल यही कहती है कि वो अपना इतना बड़ा नुकसान खुद अपने हाथों से नहीं करेंगे। वह सरासर झूठ बोल रहे हैं और हमें फ़रेब दे रहे हैं। हमें संजीदगी से बहुत जल्द उनकी चालबाजी का तोड़ करना चाहिए, वरना ये हमारे सर पर चढ़कर हुकूमत करेंगे। हमारे पास टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा नहीं है। अगर होती तो हम वो दवा उन मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों पर स्प्रे करते। ऐसा करने से ही हमें इत्मीनान होगा। उन मुसलमानों का मुखालिफ पोरस ऐसी दवा तैयार कर सकता है, पता नहीं वो कहाँ है। हो सकता है वो भी टेलीपैथी से महरूम हो गया हो। हमें उससे रब्ता करना चाहिए। एल्पा ख्याल ख्वानी के ज़रिए पोरस तक पहुँच सकती है। उसी वक्त ब्रेन आदम ने कहा, एल्पा मेरे दिमाग में आ गई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एल्पा ने बड़ी जहानत से काम लेकर टेलीपैथी के इल्म को बरकरार रखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उस दुश्मन दवा से बच नहीं सके। वो टेलीपैथी से महरूम हो चुके हैं। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, हम एल्पा से कहते हैं कि वो अपनी यहूदी कौम और अपने बिग ब्रदर ब्रेन आदम की कसम खाकर बताए कि क्या ये मुसलमान इन मामलात में दयानतदार हैं। क्या उन्होंने अपने बेशुमार टेलीपैथी जानने वालों के अलावा गोलियों और कैप्सूलों को नाकारा बना दिया? एल्पा ने कहा, मैं कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं बाबा साहब के इदारे के अंदरूनी मामलात से बेखबर हूँ। पारस कभी मुझे इदारे में नहीं ले गया। मैं फरहाद अली तैमूर की बहू हूँ, लेकिन बहू की हैसियत से भी मेरी पजीराई नहीं हुई। कभी आमना फरहाद और सोनिया फरहाद ने मुझसे मुलाकात नहीं की और ना ही मुझे अपने पास एक वक्त खाने के लिए बुलाया। मैंने दबी जुबान से शिकायत की थी। पारस ने समझाया कि हालात हमारे मुवाफिक नहीं है। हम पोरस की एंटी टेलीपैथी दवा से महफूज रहने के लिए रूपोश रहते हैं। जब हालात साजगार होंगे तो वो मुझे बाबा साहब के इदारे में ले जाएगा। ब्रेन आदम ने कहा, यह तो सरासर बहाना है। पहले कहा गया कि पोरस की एंटी टेलीपैथी दवा का खौफ है, रूपोश रहना चाहिए। इधर तुम पारस के साथ रूपोश नहीं और उधर बाबा साहब के इदारे की तरफ से अचानक वही एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करके
तमाम बड़े ममालिक और हमारे यहूदी टेलीपैथी जाने वालों को नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ तुम ही अपनी चालाकी से अब तक महफूज हो। क्या तुमने पारस से रब्ता किया था? नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर पारस टेलीपैथी से महरूम हो गया होगा तो उसके पापा ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी खैरियत मालूम कर सकते हैं, लेकिन पापा और मामा आमना फरहाद मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। एल्पाइन हक़ाइक़ के पेश नज़र समझो, ये मुसलमान कभी हमारे नहीं हो सकेंगे। मैं बहुत कुछ समझ रही हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। जब तक पारस अपने वालिदैन के जरिए मेरी खैरियत मालूम नहीं करेगा, मैं भी उससे रब्ता नहीं करूँगी। अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं इसलिए नहीं जाऊँगी कि वो लोग मुझे भी टेलीपैथिक इल्म से महरूम करना चाहेंगे। मैं ये नुकसान उठाने नहीं जाऊँगी। तुम ज़हीन हो, तुमने अपनी जहानत से टेलीपैथी की दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखा है। क्या तुम ये समझते हो कि हमारे पास भी एंटी टेलीपैथी दवा होनी चाहिए? अगर मुसलमान हमें धोखा दे रहे हैं तो हम उस दवा के जरिए उनके टेलीपैथी जानने वालों को इस इल्म से महरूम करेंगे। एल्पा ने कहा, यह दवा पोरस के पास होगी, लेकिन इस दवा का असर सिर्फ 12 घंटों तक रहता है। पोरस कोशिश करे तो पायदार असर रखने वाली दवा तैयार करा सकता है। तुम कोशिश करके पोरस की हमायत और एतमाद हासिल कर सकती हो। मुझे नाकामी होगी। मेरी बदतरीन दुश्मन नताशा उसकी बहन बनी हुई है। आप लोग नताशा से दोस्ती करके पोरस को भी दोस्त बना सकती हैं। अब तो टेलीपैथी के जरिए राब्ते का सिलसिला नहीं रहा। ये मालूम नहीं किया जा सकता कि पोरस आजकल किस मुल्क और किस शहर में है। अब तो वो रूपोश रहेगा। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे कह देती हूँ कि वह इसराइल आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ब्रेन आदम से मुलाकात करे। हाँ, तुम किसी तरह राब्ता करा दो, फिर हम उसे अपनी तरफ माइल कर लेंगे। एल्पा ने कहा, आप उसे यही तासुर दें कि एल्पा की तरफ से खामोशी है। शायद वो भी टेलीपैथी से महरूम हो गई है। ये कहकर उसने पोरस से राब्ता किया। उसने पहली बार सांस रोक ली, दूसरी बार पूछा, तुम कौन हो? वो भराई हुई आवाज़ में बोली, दुश्मनों से निमटना चाहते हो तो अपना एक मजबूत महाज बनाओ। इसराइल के आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से राब्ता करो। ये कहते हुए उसके दिमाग से चली गई। नताशा ने पोरस से पूछा, कौन था? पता नहीं, सोच की लहरें भराई हुई थीं। जनाना और मर्दाना लहजे का फ़र्क समझ में नहीं आया। ये सोच की लहरें कह रही थी, दुश्मनों से निमटना चाहते हो तो एक मजबूत महाज बनाओ और इसराइली आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से राब्ता करो। नताशा ने कहा, वो चुड़ैल एल्पा होगी, मेरे खिलाफ कोई चाल चलना चाहती होगी। नताशा, हालात का तज्जिया करो। एल्पा मुस्तकिल पारस के ज़ेर असर है। फिर ये कि पारस की तरह वो भी टेलीपैथी से महरूम हो चुकी होगी। हम ब्रेन आदम से राब्ता करके एल्पा और पारस के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्रेन आदम से मिलकर हम एक मजबूत महाज बना सके। पोरस ने मोबाइल फ़ोन के जरिए ब्रेन आदम से राब्ता किया, फिर कहा, मैं पोरस बोल रहा हूँ। तुम्हारा एक नुमाइंदा ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे पास आया था, वो कौन है? ब्रेन आदम ने कहा, ताजुब है, आधा घंटा पहले किसी ने मुझसे दिमागी राब्ता किया। उसकी आवाज़ और लहजा मेरे लिए अनजाना सा था। उसने कहा, दुश्मनों से निमटना चाहते हो तो पोरस से मिलकर एक मजबूत महाज बनाओ। मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि पोरस किस मुल्क और किस शहर में है। यह सुनकर उसने कहा कि अभी हमारे दरमियान राब्ता करा देगा, और वाकई उसने यही किया। क्या तुम्हें बिग ब्रदर कहने वाली एल्पा ने राब्ता नहीं किया है? पोरस, हम सबके साथ एक ही अलमिया है। हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले इस इल्म से महरूम हो गए हैं। एल्पा भी महरूम हो गई है। पोरस ने कहा, मुझे किसी का पुरस्कार रहना ग्रां गुजरता है। पहले मैं मालूम करना चाहूँगा कि वो कौन टेलीपैथी जानने वाला है जो हमें मुत्तहिद करना चाहता है। एल्पा ने ब्रेन आदम के दिमाग से निकलकर पोरस के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं पुरस्कार रहना नहीं चाहती। भराई हुई आवाज़ में बोल रही हूँ ताकि कोई मुसलमान टेलीपैथी जाने वाला मेरी असल आवाज़ और लबो लहजा सुनकर मेरे दिमाग में ना आए। मैं बिली डोना हूँ, एक तय खाने में छुपी हुई हूँ, लेकिन यहाँ इतनी तकलीफ है कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। पता नहीं बाहर इस दुश्मन दवा का असर ख़त्म हुआ या नहीं। बहरहाल पहले तुम ब्रेन आदम से बातें कर लो। मेरी टेलीपैथी सलामत रहेगी तो मैं बाद में तुमसे रब्ता करूंगी। एल्पा ने खुद को बिली डोना जाहिर किया, फिर ब्रेन आदम के पास आ गई। पोरस ने कहा, मिस्टर आदम, अभी वो पुरस्कार बनने वाली मेरे दिमाग में आई थी। उसने खुद को जाहिर कर दिया वो बिली डोना है और दवा के असर से महफूज रहने के लिए एक तय खाने में छुपी हुई है। वाकई इन मुसलमानों ने हमें गोलियों, कैप्सूलों और टेलीपैथी से महरूम करके हमें झंझोर डाला है। अब हमें भी इनके खिलाफ बहुत कुछ करना होगा। ब्रेन आदम ने कहा, यह अच्छा हुआ कि तुमसे रब्ता हो गया। तुम्हारे पास भी टेलीपैथी को 12 घंटे तक ख़त्म करने वाली दवा है। अगर तुम जी जान से मेहनत करोगे तो इन मुसलमानों की तरह तुम भी टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली दवा बना सकोगे। हमें यकीन है कि बाबा साहब के दायरे में तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर दवा स्प्रे नहीं की गई है। फरहाद के बेटों और बहू की टेलीपैथी को ख़त्म नहीं होने दिया गया है। हम तुम मिलकर उनकी टेलीपैथी को ख़त्म कर सकती हैं। मैं यही करने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है जो बारी बारी दिन रात मेरे साथ मेहनत करें और मेरे राजदार बन करें। अगर टेलीपैथी बरकरार रहती तो मैं डॉक्टरों को अपना मामूल और ताबेदार बना लेता। इसराइल में आलमी शोहरत याफ्ता तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें 2 नहीं 4 डॉक्टर दे सकता हूँ। वो तुम्हारे महकूम और फर्मा बरदार बनकर रहेंगे। हमसे उन डॉक्टरों का कोई राब्ता नहीं रहेगा। मुझे मंजूर है। उन डॉक्टरों को आज ही इटली के शहर रूम भेज दो और मुझे रवानगी का वक्त बता दो कि वो रूम के किस होटल में क्याम करेंगे। मैं उनसे राब्ता करूँगा और फ़ोन के ज़रिए गाइड करूँगा कि उन्हें होटल से निकलकर कहाँ कहाँ जाना है और आखिर में मुझसे कहाँ मुलाकात होगी। मैं बहुत मोहतात रहकर उन्हें एक खुफिया लेबॉर्ट्री में ले जाऊँगा।
उनके दरमियान तमाम मामला तय पा गए। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। एल्पा ने ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, ये पोरस दरअसल पारस के मुकाबले में कमतर रहना नहीं चाहेगा, इसलिए जल्द से जल्द दवा तैयार कराएगा। अब हमें अमेरिका से सौदेबाजी करनी चाहिए। उनके पास ट्रांसफार्मर मशीन है। हम उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचाकर अपने काबिल लोगों को उस मशीन से गुजारेंगे और उन्हें टेलीपैथी सिखाएंगे। ठीक है, अमेरिका से ऐसी सौदेबाजी हो जाएगी। जनाब तबरेज़ी ने आमना से कहा था कि वो कुछ अरसे के लिए गोशानशीनी तर्क कर दे। अमेरिका, इसराइल, रूस, फ्रांस और जर्मनी वगैरह के अकाबरीन के दिमागों में पहुंचकर मालूम करती रहे कि टेलीपैथी से महरूम हो जाने के बाद वो ममालिक क्या करते फिर रहे हैं। मैंने सबसे पहले उस अमरीकी सिक्योरिटी अफसर को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किया, जो एक जजीरे में ट्रांसफार्मर मशीन की निगरानी के लिए दिन रात वहाँ रहता था। वैसे वहाँ सैकड़ों मुसल्लह फौजी भी रहते थे, लेकिन मैंने मशीन के उस इंचार्ज सिक्योरिटी अफसर को अपना मामूल और ताबेदार बनाया। वो एक दिन की छुट्टी लेकर वाशिंगटन आया। वहाँ बाबा साहब के इदारे के एक जासूस ने उस इंचार्ज को एंटी टेलीपैथी दवा का एक कैन दिया। वो इस कैन को छुपाकर जजीरे में वापस गया। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी गई थी कि जब भी किसी को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाए, वो राजदारी से थोड़ी सी दवा स्प्रे कर दिया करे। इस तरह उस मशीन से गुजरने वाला टेलीपैथिक इल्म हासिल करते ही उसी वक्त उस इल्म से महरूम हो जाएगा। पोरस टेलीपैथी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने वाली दवा तैयार करने वाला था, ताकि मेरे बेटों और दूसरे मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों पर वो दवा स्प्रे कर सके, जबकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं था कि हमने अपने लोगों को भी टेलीपैथी से महरूम किया है। जनाब तबरेज़ी ने ईमान और इंसाफ के मुताबिक ये फ़ैसला किया था कि कुदरती तरीक़ेकार के मुताबिक मेहनत और रियाजत से हासिल किया हुआ टेलीपैथी का इल्म बाकी रहे, और बाकी मसनूई तरीक़ों से हासिल किया हुआ कमज़ोर इल्म अपनी कमज़ोरियों के बायस सिर्फ एक दवा से फना हो जाए। और यही हुआ था। चूँकि बाबा साहब के इदारे की जानिब से हुआ था, इसलिए तमाम टेलीपैथी से महरूम हो जाने वाले बड़े ममालिक मुतफ़िक़ा तौर पर कह रहे थे कि मुसलमानों ने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक गैर मुस्लिमों को एक गैर मामूली इल्म से महरूम किया और इस तरह उन पर बरतरी हासिल कर रहे हैं। इस हकीकत से तमाम इस्लामी ममालिक को यह सबक हासिल करना चाहिए कि बाबा साहब के इदारे के मुसलमानों ने एक अरसे से मुत्तहिद रहकर ऐसी कामयाबी और बरतरी हासिल की है। इसी तरह दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक और उनके सरबराह मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपने इल्म हुनर और खुदादाद सलाहियतों से बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर दूसरी कौमों पर बरतरी हासिल कर सकती हैं।